लाइव कैमरा एक्शन। मार्केटिंग में जो पर्सपेक्टिव वाला पार्ट है, जो एक अच्छा मार्केटियर है वो अपनी बाइंग ऑडियंस के परसेप्शंस को पहले से समझता है। जब तुम मुझे स्क्रीन को सेल कर रही हो तो तुम्हें पता है मैं किस रीजन से इसको बाय करूँगा, और तुम्हें कैसे पता चलेगा मैं इसको किस रीजन से बाय करूँगा? तुम्हें कैसे पता चलेगा मैं इसको किस रीजन से बाय करूँगा? मुझे आपका बिहेवियर, मुझे पता हो कि आपको क्या मतलब, और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या चाहिए? क्योंकि सर आप जो सर्च करके मेरे पास पहुंचे हो किसी को सर्च करके सर्च करके तो मैं एक कीवर्ड से पहुंचा हूँ। मान लो मेरे को IFPD लेनी है, बट मैं क्यों लेनी है वो कैसे पता चलेगा? तो तब तक आप IFPD लेनी है ये आपका परसेप्शन है कि मुझे लेनी है, किस रीजन से लेनी है। जब तक तुम उस चीज़ पे हिट नहीं करोगे तो मैं आपसे नहीं लूँगा, या मैं भी आपसे लूँगा तो मैं उससे प्राइस पे अड़ा रहूँगा। तो जब हम बात करते हैं परसेप्शन की, तो एक अच्छा मार्केटियर एक अच्छे तरीके से परसेप्शन इसलिए बिल्ड कर पाता है क्योंकि उसको उसके बाइंग के इफ एंड बट्स सारे रीजंस पता होते हैं, उसने अच्छे से सुना होता है। जैसे हम टेलीकॉलिंग करते हैं तो टेलीकॉलिंग में जो कॉलर सबसे ज़्यादा सुनता है या ज़्यादा बेटर तरीके से सुनता है, कस्टमर को समझता है, पहले सुनता है फिर समझता है फिर रिस्पॉन्ड करता है, तो उसको कस्टमर का क्या पता होता है? परसेप्शंस कि उसकी प्रेफरेंसेस क्या है। परसेप्शन का बेसिकली मतलब है मेरे अपने रीजंस हो सकते हैं। अब मेरे रिलीजियस रीजन हो सकते हैं, मेरे शायद प्रॉफिटेबल रीजन हो सकते हैं, मेरे शायद डिजायरेबल हो सकते हैं, मेरे शायद स्टेटस से जुड़े रीजन हो सकते हैं। फ़ोन है, आईफोन ही है भाई, स्टेटस का रीज़न भी हो सकता है लोगों का, है ना? कईयों को हो सकता है प्राइवेसी का इशू भी हो सकता है, सबके अपने अलग रीज़न हो सकते हैं। लेकिन क्या आप सबको एक ही तरीके से चीज़ बेचोगे? तो बेसिकली जब एक अच्छा मार्केटियर है वो एक प्रोडक्ट के मल्टीपल क्लोन्स बनाता है, आइडियाज़ के क्लोन बनाता है कि ये तरीके हैं जिससे मैं ये प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, क्योंकि ये रीज़न है जिसके कारण लोग ये प्रोडक्ट बाय करते हैं। अब मुझे कैसे पता कि लोग क्या क्या रीज़न से बाय करते हैं? मैं उसमें रिसर्च करता हूँ, मैं कस्टमर से बात करता हूँ कि सर क्या क्या रीज़न है जिससे लोग ये प्रोडक्ट बाय करते हैं, उससे उनकी लाइफ में क्या वैल्यू आती है। तो जब मुझे वो वैल्यूज़ पता चलती है, मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ, मैं मार्केट में रिसर्च कर रहा हूँ, मैं उससे प्रोडक्ट से जुड़े FAQs देखता हूँ, मैं लोगों के टेस्टिमोनियल देखता हूँ, लोग बैड रिव्यू क्यों दे रहे हैं, तो मैं उन सब चीज़ों को जब पढ़ता हूँ तो मेरे मन में एक फ्रेम बनता है कि ठीक है ये 3 या 4 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिससे लोग ये प्रोडक्ट बाय करते हैं। अब मुझे इस पर डिफरेंट ऐड बनानी है और उसको पब्लिश करना है। तो मैंने अपना पर्सपेक्टिव चलाया बीइंग अ मार्केटियर, क्योंकि मैंने एंड कस्टमर से डायरेक्टली बात नहीं करी है, बट मैंने उस पर रिसर्च करी है, तो मुझे लगता है 70-80% तक काम कर रही है। अब मैंने जो अपना पर्सपेक्टिव कस्टमर को एज ए एड फॉर्म में दिखाया, अब लोगों की परसेप्शन से वो मैच करता है कि नहीं करता। जब लोग उस पर लीड देना शुरू करते हैं या लोग उसको बाय करना शुरू करते हैं तो मुझे क्लियरिटी मिलती है कि हाँ ये मैच कर रहा है। जो मेरा थॉट प्रोसेस था, जो मेरी परसेप्शन थी, वो लोगों के जो आपका पर्सपेक्टिव, हाँ जो मेरा पर्सपेक्टिव था वो लोग के किस चीज़ से मैच कर रहा है? परसेप्शन से मैच कर रहा है। तो आपको पता चलता है ये एक राइट ऐड बनी है, राइट ऑडियंस पे बनी है। अब जब आप एड ग्रुप लेवल पे ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो क्या आपको उस ऑडियंस की परसेप्शंस पता है? और जो आप ऐड बना रहे हो, क्या आपको उस जो आप ऐड बना रहे हो आपने किस सेंस से बनाई है? अपने पर्सपेक्टिव के बेस पे या कस्टमर की परसेप्शन के बेस पे? किस बेस पे बनाई है? अपने पर्सपेक्टिव से। तो क्या आपका पर्सपेक्टिव कस्टमर के परसेप्शन से मैच करता है तो रिस्पॉन्स आएगा। तो जब आप इस चीज़ को समझ लोगे, अब ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं कि आप हर केस में रिसर्च करते हो, तो उस केस में कस्टमर से ही पूछते हो जो एडवर्टाइजर है कि सर ये प्रोडक्ट है, लोग किस किस रीजन से बाय करते हैं, लोगों को लाइफ में कहाँ हेल्प करता है, कैसे कैसे लोगों को इसको समझा जा सकता है या उनकी लाइफ में ये वैल्यू लेके आएगा। मैं ये स्क्रीन लेता हूँ 1.5-2 लाख की, मेरी लाइफ में क्या वैल्यू आएगी इससे? आपकी ट्रेनिंग इजी हो जाएगी, आप शायद अपना अगर कुछ एजुकेशन काम शुरू करना चाहते हो तो उसमें इजी बता सकते हो, सिस्टम के साथ इजी कनेक्ट हो सकता है और बहुत ही हैंडी है।
आपको यहाँ पे भी वायरलेस से कनेक्ट होता है, वायर की जरूरत नहीं है। तो जब आप इस तरीके की बात करते हो तब आप उसका जो परसेप्शन है उसके साथ मैच कर रहे हो और तब आप कॉन्फिडेंट बिल्ड कर पा रहे हो। ठीक है, तो जब आप इसके बीच में एक बैलेंस मेंटेन कर लोगे, आपको परसेप्शन वर्सेस पर्सपेक्टिव, तो परसेप्शन पता करने का ये तरीका है कि हम मल्टीपल लेडीज चला सकते हैं कि मतलब अलग अलग थॉट प्रोसेस से कि क्या क्या परसेप्शन हो सकती है बायर की। हाँ बिल्कुल। तो उससे हमें आइडिया लग सकता है कि मतलब लोग रिस्पॉन्ड किस पे करते हैं? हाँ जैसे आप सुनते तो बहुत कुछ हो बट रिस्पॉन्ड हर चीज़ पे नहीं करते ना। तो लोग रिस्पॉन्ड उस चीज़ पे करते हैं जो उनकी परसेप्शन से जुड़ी हुई होती है, ना कि आपके पर्सपेक्टिव से। हम दुनिया भर का कंटेंट अपने सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, बट हम रिस्पॉन्ड किस पे करते हैं? हम किसको लाइक करते हैं, किसको शेयर करते हैं, किसको फॉलो करते हैं? जो हमारे परसेप्शन से मिल जाता है। जो आपके जो भी अपने माइंड में अपने, चाहे वो रिलीजियस भी हो सकती है, आपके पर्सनल बिलीफ से जुड़ी हो सकती है, आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं उससे जुड़ी भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उससे जो जुड़ी हुई चीज़ों को मैच करके कंप्लीट करता है, आप उसको सबसे ज़्यादा लाइक फॉरवर्ड और शेयर भी करना चाहते हो। ठीक है, जो आपके कहीं ना कहीं परसेप्शन से मैच करता है। और एक अच्छा मार्केटियर उसको क्या कर सकता है? कैप्चर करके इनकैश कर सकते हैं वैसे कि उसका पर्सपेक्टिव, वो अपने ऑडियंस के पर्सपेक्टिव को समझ सकता है बिफोर लॉन्चिंग द एड। परसेप्शन को परसेप्शन को, बट वो तो उसका तो पर्सपेक्टिव है ना मार्केटिंग का। मार्केटिंग वो तो रियलिटी तब पता चलेगी जब वो लॉन्च कर देगा। तब लॉन्च करके वो ये चीज इवैल्यूएट करता, डेटा उसको बताता है कि परसेप्शन और पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव में मैच था या नहीं था। रेस्पॉन्स से पता चला। जब तक तो मैंने एंड कस्टमर से ना बात करी, तब तक तो मेरा वो क्या है, मेरा तो परसेप्शन है, मेरा पर्सपेक्टिव है। जब तक मैंने सिर्फ लॉन्च करी, मैंने किसी एंड कस्टमर से बात नहीं करी, मैंने सिर्फ ज़्यादा अपने एडवर्टाइजर से बात करी और बना के प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। तो वो मेरा थॉट प्रोसेस है, या मेरी स्मार्टनेस है, या मेरा सर्विस एक्सपीरियंस है, जो भी आप उसे कंसिडर कर लो। लेकिन जब तक वो सिर्फ उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया, लोगों ने उस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया, तब तक सिर्फ वो पर्सपेक्टिव ही है। जब लोग उस पर रिस्पॉन्स करना शुरू कर रहे हैं, तब आपको पता चलना शुरू होता है कि जैसे मल्टीपल क्रिएटिव आप बना रहे हो, मल्टीपल ऐड बना रहे हो, किस पे लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो आपका जो कंटेंट है वो कस्टमर के परसेप्शन के साथ मैच कर रहा है। और जिससे मैच कर रहा था आप उसको स्केल करते हो। जैसे B2B के केस में ज़्यादातर रेवेन्यू से मैच करता है। अगर आप हर चीज़ को रेवेन्यू से कैलकुलेट करते हो तो लोग उस पर जल्दी डिसीजन लेते हैं। B2B के केस में यही है कि मैंने इतना पैसा लगाया, इतना पैसा मिल जाएगा, यही तो है। तो वहाँ पे जब B2B के केस में डील कर रहा है, वो क्या उसके माइंड में क्या परसेप्शन है कि इसको बस मुझे ROI दिलानी है, इसको मुझे बस वो कैलकुलेशन समझाते नहीं है, कैलकुलेशन समझ आएगी ऑटोमेटिक मेरे से बात कर लेगा। ये तो सोशल मीडिया के केस में आप पर्सपेक्टिव और परसेप्शन ये गेम खेल सकते हो, और जो इस गेम को ज़्यादा बेटर तरीके से खेल पाता है, ज़्यादा बेटर तरीके से अपना कम्युनिकेशन कर पाता है और ऑडियंस को भी उस केस में सिलेक्शन कर पाता है, तो आपका जो कंटेंट है वो रिस्पॉन्स बहुत जल्दी होता है, मतलब लोग उसमें बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब आता है सोशल मीडिया के जो बेनिफिट्स क्या क्या हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ऑडियंस बहुत लार्ज है, टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है। फिर आया था कि आपकी ब्रांड की जो अवेयरनेस है, ठीक है, ब्रांड की अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि किसी लोगों को प्रमोट करते रहो। ब्रांड की अवेयरनेस का मतलब ये है कि आप अपने आप को भी आज की में जो पर्सनल ब्रांडिंग हो गई है, आप वो भी कर सकते हो कि लोग आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज कर लें, आप अननोन ना हो। आप वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, जो कि हम ज़्यादातर आज की डेट में देख ही रहे हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट की अपॉर्चुनिटी है, इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक का एक चीप सोर्स है, सस्ता सोर्स है, इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिटिक्स आपको मिल रहे हैं कि लोग किस कंटेंट पे कहाँ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे आप वीडियो की लेंथ देखते हो तो वीडियो की लेंथ में आपको पता चलता है कि लोग 30 सेकंड 40 सेकंड तक तो लोगों ने देखा, और 40 सेकंड बाद एक दूसरे ड्रॉप आया। तो 40 सेकंड में क्यों ड्रॉप आएगा, आपको वो वीडियो जाके देखनी पड़ेगी फिर से, और फिर देखना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्या बोला 40 सेकंड के बाद कि जब लोगों का इंटरेस्ट ड्रॉप होना शुरू हो गया, क्या मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो गया, या क्या मेरे
कोई शब्दों में कोई हेरफेर हुआ है, क्या हुआ है, तो जब आप उसको एनालाइज करोगे तो नेक्स्ट टाइम आप उसको इम्प्रोवाइज कर पाओगे। फिर एक्शनेबल परफॉर्मेंस इंसाइट मिलते हैं जो जैसे कि मैंने डिस्कस करा, और फ्री टू जॉइन है। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि जिस तरीके से बम्बार्डिंग होती है सोशल मीडिया में कंटेंट की, उस तरीके से गालियाँ ही पड़ सकती हैं, मतलब बदनामी भी जल्दी हो सकती है। हाँ सही बात। फिर है इन्वेस्टमेंट का भी एक बहुत बड़ा है, मिस इन्फॉर्मेशन भी आपके खिलाफ लोग बहुत फैला सकते हैं। और कैंपेन पे कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है क्योंकि आपको परसेप्शन और पर्सपेक्टिव दोनों पे कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है। और एक पॉइंट आपने वो बोला था कि जैसे जनरेशन चेंज होती है तो इसीलिए भी उस पर कॉन्स्टेंटली हमें हाँ वो एज मतलब हम जब डेमोग्राफी की बात करते हैं वहाँ पे भी पर्सपेक्टिव की बात आ रही है ना। जैसे बीइंग अ मार्केटियर मेरे को लगता है कि अगर मैं यंग एज को कोई चीज़ दिखा रहा हूँ तो थोड़ी कलरफुल होनी चाहिए, बल्कि होनी चाहिए। एक होती है ना जैसे ब्रेक द रूल्स, यंग जनरेशन ब्रेक द रूल्स वाली फॉर्म में ज़्यादा रहते हैं कि हमें सुननी नहीं है, हमें अपना करना है, हमारे पास में आइडिया है। उनके माइंड में बहुत सारी क्रांतियाँ होती हैं। मिडिल एज वाला एक डिफरेंट लेवल पे होता है, एडल्ट एज वाला एक डिफरेंट लेवल पे होता है, 40-50 की एज में जो लोग होते हैं वो थोड़े डिफरेंट लेवल पे होते हैं। तो अब ये क्या है, ये मेरे पर्सपेक्टिव है, ऐसा मुझे लगता है। बट क्या ऐसा है, वो तो जब मैं ग्राउंड में इसकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को लॉन्च करूंगा तब मुझे पता चलेगा ना कि क्या वो लोगों की परसेप्शन के साथ मैच कर रहा है जैसा मुझे लगता है। तो और उस पर कैसे लोग रिस्पॉन्ड करते हैं वो डेटा बताएगा कि मेरा पर्सपेक्टिव और कस्टमर का परसेप्शन, मेरा परसेप्शन और कस्टमर की सर मेरा पर्सपेक्टिव जिससे मैं बना रहा हूँ, हाँ, मेरा perspective मैच कर रहा है कि नहीं कर कस्टमर रहा का है। परसेप्शन कस्टमर का परसेप्शन, ये कैसे मैच कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के केस में रिजल्ट एकदम इंस्टेंट भी नहीं है। सोशल मीडिया और पेड एडवर्टाइजमेंट में मेजर डिफरेंस मोटा मोटा क्या है? पहला पॉइंट आप बताओ, देख के बता दो। mostly related to informational content complement social media नहीं आपसे अभी पहले इसको कंप्लीट करते हैं कि सोशल मीडिया इन द सेंस हम बात कर रहे हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट आप डालते हैं। पेड एड्स का उसमें क्या बेनिफिट होगा, मतलब पेड एड्स अलग चीज हो गया। आप जो ऑर्गेनिक आप कंटेंट डालते हो सब में पैसा तो लगाते नहीं हो ना, नहीं आप किसी किसी में लगाओगे या बहुत ही शायद बोलोगे पहले तो मैं कंटेंट बना लूँ फिर देखूंगा पैसा किस में लगाना। अब मैं इसके केस में बात करता हूँ आपसे कि सोशल मीडिया जहाँ पे आपसे ऑर्गेनिक पोस्ट कर रहे हैं उस सेंस में बताओ क्या आप किस कंटेंट डालोगे कि जिसको लोग सोशल मीडिया पे कंज्यूम करेंगे, सर वो इन्फॉर्मेटिव हो, यूजफुल हो, थोड़ा इंटरेक्टिव हो। किसके लिए? कस्टमर के लिए, इसके लिए डाल लें। कस्टमर जो हमारा एंड यूजर है, मतलब सोशल मीडिया पे तो मोस्टली या तो उनसे जो हमारी ऑडियंस है उससे उनकी क्वेरी सॉल्व हो हमारे कंटेंट के थ्रू, या अगर वो हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे उनको सॉल्यूशन मिल रहा है वैसा कंटेंट हो, या फिर एंटरटेनिंग कंटेंट हो। ठीक है। अब सोशल मीडिया पे भी जब आप आते हो सबसे पहले अपने चैनल का एक गोल डिफाइन करते हो, है ना, जो कि आपका पर्सपेक्टिव है। फिर आपकी जो ऑडियंस होगी इसमें, मतलब एंटरटेनिंग कंटेंट भी सबको अट्रैक्ट नहीं करता ना, तो आपको पहले ये समझ के चलना कि मैं जिसके लिए कंटेंट बना रहा हूँ वो पूरे जो 1 बिलियन लोग हैं पृथ्वी पर उसमें से किन के लिए? 8 करोड़ लोगों के लिए तो नहीं है, तो किन लोगों के लिए आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, है ना। अगर आप बिना उसको आइडेंटिफाई किए बना रहे हो तो आपका कंटेंट क्या जाएगा? कंटेंट बन ही नहीं पाएगा अगर वो
बन तो जाएगा बट बेच जाएगा फिर वो। मतलब बन रहा होगा बट आपकी जो एक्सपेक्टेशन है लॉन्ग टर्म राइट। वो कुछ नहीं हो रही होगी और कहीं नहीं पहुंचोगे। लेकिन जब आप अपना पर्सपेक्टिव क्लियर करते हो कि मैं बना किसके लिए रहा हूँ, उससे इसको क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या लॉस हो सकता है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके साइकोलॉजिकल नीड क्या है, उनकी इमोशनल नीड क्या है, उनकी मे बी रिलीजियस नीड्स क्या है, उनकी कोई कल्चरल प्रेफरेंसेस है कि नहीं है, उनकी एथनिसिटी क्या हो सकती है। जब आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई चीज़ बनाओगे, मान लो कोई अरबी लैंग्वेज में कोई कंटेंट है, वो चाहे जितना मर्जी फनी हो, आप रिलेट कर लोगे उससे। है? तो ऐसी ही कुछ चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, मैं जो चीज़ कर रहा हूँ उसका क्या है। आपको अपने क्लाइंट के प्रेफरेंसेस को समझना पड़ेगा, आपको आपके क्लाइंट के परसेप्शंस को समझना पड़ेगा। उनकी वीकनेस को। हाँ, कि वो किस सेगमेंट के हैं। जैसे मान लो आज के डेट में आप सोशल मीडिया पे जाते हो, आपको नजर आता है कई हस्बैंड वाइफ जोक्स हैं, कई ये सास बहू के जोक्स हैं। अब सास बहू के जोक्स की ऑडियंस अलग है, हस्बैंड वाइफ के जोक्स की ऑडियंस अलग है, और जनरल जोक्स की ऑडियंस अलग है। जो कॉलेज गोइंग बच्चा है उसके जोक्स अलग हो सकते हैं, जो एक वर्किंग वाला बंदा है उसके कॉलेज वाले जोक उसके छूट गए पीछे, अब वो डिफरेंट जोक्स पे ध्यान देता होगा। ऐसे मैं जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से आपको कैटेगरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर इसमें एक चीज़ है कि परसेप्शन को मतलब जैसे अगर स्टार्टिंग पेज है किसी का, मान लीजिए किसी ने लाइक पेज बनाया इंस्टा पे या कहीं भी, तो जब स्टार्टिंग में तो नहीं पता ना कि मतलब ऑडियंस किस कंटेंट को मतलब कंज्यूम करेगी, या तो उसमें तो पहले हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी ना कि मतलब उसी मतलब सेम रिलेटेड नीड्स से कंटेंट हम डालते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं कि किस पे जो हमारी ऑडियंस है वो इंगेज कर रही है, तो उस तरीके की फिर हम कंटेंट बनाए ऐसा। हाँ, एंगेज कर रही है वो तुम डेटा के बेसिस पे बाद में करोगे। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ, मान लो तुम शुरुआत कर रहे हो, हाँ, तो शुरुआत किस बेस पे करोगे। मतलब पहले अपने माइंड में एक फ्रेम तो बनाओगे ना कि मैं जिस ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, तुम्हारा भी तो पर्सपेक्टिव पहले क्लियर होगा ना कि मैं जिसके लिए बना रहा हूँ वो पार्टी कौन है, उसमें कैरेक्टर कौन होगा, उसमें हीरो कौन होगा, और जो उसका बायर है, चाहे वो कंटेंट कंजम्पशन में ही बायर क्यों ना है, मेरी मैं कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा हूँ बट कंजम्पशन तो कर रहा है तुम्हारे कंटेंट की। तो जो उसका कंटेंट का कंज्यूमर है उसको क्या मिलेगा उससे, कोई एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, कोई एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्या दे दो तुम उसे। तुम्हें उसकी तो क्लियरिटी होनी चाहिए ना, नहीं तो कोई क्यों सुनेगा। जी मैं तो बस ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है ऐसे बना रहे हो तो उस ऐसे के पीछे भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। मे भी आपके शायद कभी सुना, जैसे वो माइंड क्राफ्ट वाली है, ठीक है, अपने लोगों ने माइंड क्राफ्ट में कोई के बच्चे लगे रहते हैं, हाँ। एक वो लेगोस टाइप की गेम है, उसमें बच्चे लगे रहते हैं, लेकिन उसमें बच्चे क्यों लगे हुए हैं, और एक एज सर्टन एज के बच्चे दूसरे लोग के नहीं लगे होते, क्योंकि बच्चे उसी तरीके की बातचीत करते हैं और वो बस एक दूसरे को गालियाँ मार रहे हैं या जो भी वो फन कर रहे हैं या जो प्ले कर रहे हैं वर्चुअली प्ले कर रहे हैं, वो उस तरीके की ऑडियंस को कैटर करता है। लेकिन फिर आप लॉन्ग टर्म में आके देखोगे क्या ये जो मेरी ऑडियंस है, जो दिखने में मुझे लग रहा है कि लाखों व्यू आ रहे हैं, करोड़ों व्यू आ रहे हैं, अब मैं इनको कुछ बेचने के लिए प्रोडक्ट स्पॉन्सर करूँ तो क्या वो बाय करेंगे। कोको मेलन में आई थिंक दुनिया के शायद वन ऑफ द बड़े चैनल में से एक है कोको मेलन, बच्चों की चीज़, बट अगर प्रोडक्ट स्पॉन्सर करेंगे कोई बाय करेगा, पेरेंट्स तो देखते नहीं हैं, देखते तो बच्चे हैं, तो उनकी गेम से व्यूज की है, तो प्रोडक्ट सेलिंग पे आ नहीं सकते। पर वो ऐसा तो कर सकते हैं कि मतलब बच्चों को इन्फ्लुएंस करे, तो अगर बच्चे जो उनकी ऑडियंस है 5-5, 6-6 साल के बच्चे हैं, क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी इन्फ्लुएंसर से इतना ही है कि बच्चे एडिक्टिव होते हैं उनकी वीडियो देखने के लिए, इतना इन्फ्लुएंस है। अब जो एडिक्टिव है तो ठीक है, तो तुम्हारा कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे, लेकिन उससे फाइनली क्या। ऐसे कई आप कई इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, जैसे बहुत सारे छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स आज के कंटेंट बना रहे हैं, बहुत आज के दिन तो हर कोई इन्फ्लुएंसर बन ही रहा है। उस केस में आप देखोगे आपके कंटेंट देखने से क्या लास्ट में क्या, लोग एंटरटेनमेंट कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, आगे क्या।
मतलब कोई रेवेन्यू आएगा? आप उनको कोई चीज़ पिच करोगे, आप ये वाला प्रोडक्ट लो, तो कोई लेगा? एक ऑडियंस ने तो आपके इन्फ्लुएंसर के थ्रू कोई कंटेंट आया उसको सुनना ही बंद कर दिया, खरीदना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता है ये अपने बेनिफिट की बातें कर रहा है, मेरे बेनिफिट की बात कर रहा है। जो HNI ऑडियंस है, तो मैं क्या बोलता हूँ, इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर कोई कंटेंट बाय करती है। जो एक HNI ऑडियंस है, HNI ऑडियंस HNI होते हैं हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। वो तो अपनी मान लो जो BMW फरारी लेके घूम रहा हो, वो किसी इन्फ्लुएंसर के कंटेंट को देख के इंप्रेस होता है, लेकिन मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उन तक पहुंचना चाहती है। जैसे जो हमारा 3D वाला काम है, वहाँ इतना सा मुंह बनाया हुआ है शत्रुमुर्ग का, और वो चांदी में बनता है, और उसके बनाने की कॉस्ट ही कम से कम 5 लाख रुपए की है। चांदी का इतना सा पीस खाली बनाना नहीं बन के जब चांदी में बन के जाता है, अच्छा उसका जो वैक्स का पीस बनता है वही 50-60 हज़ार का बनता है, और जब उसका फाइनल प्रोडक्ट बन के जाकर तो उसकी कॉस्ट अलग है। अब वो शुतुरमुर्ग कितने लोगों को चाहिए शुतुरमुर्ग अपने घर में, वो भी इसकी मोटी रखनी है उसे। तो आपको ये समझना पड़ेगा वो कौन लोग बाय करते हैं, और वो उनको चाहिए कस्टमाइजेशन कि जो चीज़ मेरे पास पड़ी है वो मार्केट में कहीं हुई ना। हमारे वहाँ हिरन भी बनते थे, छोटे छोटे हिरन बने हुए, लायन बने हुए हैं, किसी ने बंदर बनाया है, किसी ने उल्लू बनाया हुआ है, और यूनिक उल्लू, वो उल्लू दुनिया में एक ही पीस होगा, और वो वैसी जूती कैरी करना प्रेफर करता है जो अल्ट्रा HNI है। वो तुम्हें क्या लगता है, वो इन्फ्लुएंसर वाले मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लेकिन टारगेट सब उनको करना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि वो मेरी वाइफ ऑडियंस हो। तो तुम्हारे क्या इन्फ्लुएंसर वाला जो कंटेंट है उससे कोई नहीं मतलब एक अच्छी ऑडियंस तो नहीं इंप्रेस होती, क्योंकि उनको पता है कि जो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो खुद उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करता, बस मेरे को बेच रहा है, और कॉमन जनता ले रही है, उनके यहाँ पे दे रही है। आजकल सबको पता पर है। मुझे ऐसा लगता है कि अब इन्फ्लुएंस मार्केटिंग से मतलब कोई इतना कोई बाय करता नहीं है, कोई मोटिव कोई ना है नहीं उसका। हाँ। इसलिए भी कंपनी ऐसा करती है कि अब वो दे देगी, जैसे कोई भी इन्फ्लुएंसर है उसको कोड दे देती है कि अगर आपके कोड से कोई सेल होती है तो हम आपको प्रॉफिट देंगे। अब मैं बेसिकली हमारी कॉन्वर्सेशन यहाँ से इसलिए शुरू हुई थी कि जब भी आप कंटेंट का कोई चैनल बना रहे हो या कोई पीस ऑफ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, लेकिन अगर आपको उसका एक एंड गोल नहीं पता कि लोगों के परसेप्शन में कैसे सेट होता है, फिट होता है, तो आपका पर्सपेक्टिव जो आप सोच रहे हो, हर बंदा जब कुछ बना रहा है तो ये सोच रहा है मैं बड़ी कंपनी बनाऊंगा, बड़ा कुछ करूंगा, यही है एंड गोल। तो नहीं तो किस लिए, बस लोगों के लिए नाचने के लिए थोड़ा वीडियो बना रहा है। लोग तो ये इसी सोच रहे हैं कि मैं कुछ इसमें बड़ा करके पैसा आएगा तो मैं कुछ बड़ा करूंगा, कुछ ऐसा जो ग्राउंड में कहीं दिख सके, कुछ ऐसा हो। एंड गोल तो यही है जनरल लोग को, मतलब मैं बोलूँगा मैक्सिमम लोग का तो यही है। वो लास्ट में कर पाते नहीं कर पाते एक अलग चीज़ है, या लास्ट में एक एंटरटेनमेंट का पीस बन के रह जाते हैं, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन चाहते लोग इनिशियली यही है। लेकिन आपका अगर आपको उसका परसेप्शन पता है कि आपके एंड बायर्स में कैसे परसेप्शन के गेम में सेट होगा आपका पर्सपेक्टिव, तो फिर और आपका पर्सपेक्टिव अगर कस्टमर के परसेप्शन में सेट होता है तो वो काम आपके लिए एफर्टलेसली हो जाएगा। आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको क्वांटिटी में बना सकते हो। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? और जैसे अवनीश बोल रहा है कि कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो वो तो एक वैसे भी एक एक्सेप्शनल। हाँ, मैं अभी जैसे मेरा पॉइंट ये है कि जब अगर आपका पर्सपेक्टिव आपके कस्टमर के परसेप्शन से मैच करता है तो उसी चीज को अगर तो आपके लिए वो कंटेंट करना आसान है। जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक है, हाँ, और आप उसको बल्क में कर सकते हो, क्वांटिटी में कर सकते हो। हाँ, we need data for it. मतलब उस बंदे को तो डेटा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जब पर्सपेक्टिव है उसको पता है कि मेरा पर्सपेक्टिव कस्टमर के परसेप्शन से मैच होता है। वो कस्टमर से पूछ के नहीं बना रहा कि मुझे क्या कंटेंट बनाना है, क्योंकि अगर वो कस्टमर से हर बार पूछने पे जा रहा है, हर बार सर्वे करने पे जा रहा है, तो ये टीडियस वर्क है। और कितने लोगों से क्या कितना कुछ पूछते रहोगे तुम? तो सर इस केस में तो अगर हम कंटेंट की बात करें तो हम इमोशनल
थोड़ा सा दिखा दे किसी भी वीडियो में तो अपने आप ही वो वायरल हो जाएगी। ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम यही जगह कि आपको आप भी यही मानते होगे, थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल थोड़ा सा इमोशन रखो उसके अंदर तो फिर वो सबसे कनेक्ट हो जाती है। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ, फाइनली आपको ये सोच के चलना कि आपका पर्सपेक्टिव है क्या उससे। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी एक एक दो दो वाली रील बहुत पॉपुलर रहती है। हाँ जी, हाँ जी। एक जैसे था वो बचपन का टाइम में छोटा बच्चा आया था, एक वो हिमेश रेशमिया ने एक लेडी को उठाया था जो आई थिंक किसी उसमें हाँ वो थी वहाँ स्टेशन वगैरह पे गाड़ी थी, वहाँ से उठा के उसको उठा के लाया। हाँ अब वो लेडी आज ही तुम लोगों को शक्ल भी याद है उसको कौन है, बट उस टाइम पे वो वायरल हुई जी थी। एग्जैक्टली। तो क्या मतलब एक आध बार का दाव लग गया या एक आध बार का तुम हाईलाइट हो गए तो क्या सही बात है। क्या मतलब है इसका? कंसिस्टेंटली कौन कर पाता है? गेम वो होता है, एक आध बार दाव तो किसी का भी कहते हैं, गांव में कोई कुछ भी बनाता है वो चल जाता है, बट उससे क्या? एक आधा पीस ऑफ कंटेंट में बोलकर भाई सबका कुछ ना कुछ चल जाता है, और लोग इतने मार्केट में कंटेंट कुछ कुछ बना ही रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ चल ही जाता है। लेकिन टैलेंट क्या है? टैलेंट हुआ कि सेम चीज़ को कोई बार बार डिलीवर कर पा रहा है, वो टैलेंट है। एलटीवी दे पा रहा हूँ, एलटीवी दे पा रहा हूँ। हाँ मतलब आप उसको जिस मर्जी सेंस में समझ लो, आप उसको इस सेंस में समझ सकते हो। स्तुति मैं तुम्हें आधे घंटे में कॉल करता हूँ। उसमें ये है कि जो मान लो मेरा पर्सपेक्टिव जो है, मेरा पर्सपेक्टिव मुझे पता है कि मैं जिस भी पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ बनाऊंगा, मेरी जो बाइंग ऑडियंस है जो फ्यूचर में मुझे कमर्शियली कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी, उनके परसेप्शन से जुड़ा हुआ है, तो मैं उसका कुछ बिजनेस मॉडल बना सकता हूँ। एंटरटेनमेंट का या इंफॉर्मेशन भी कुछ ऐसा है जो मेरी बाइंग ऑडियंस, अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो उसको बाय कर लेगी, तो मैं उसका कुछ बिजनेस मॉडल बना सकता हूँ। बाकी नाच गा के कॉस्मेटिक की ये सब करके आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे, मतलब ऐसा मेरे को लगता है। बाकी ग्राउंड में शायद ग्राउंड में ऐसे नहीं कि लोगों ने ऐसे किया नहीं है, बट जिसने किया उसने फिर अलग लेवल पर काम किया। जैसे यूएस में अगर आप चले जाते हो तो जितने भी जैसे किम कार्दाशियन करके एक लेडी है, वो एक्चुअली है कौन? क्या कोई मॉडल है? कौन हो? कोई टीवी एक्टर हो? कौन हो? वो सिर्फ अपनी बॉडी के कारण फेमस हुई, और उसी के कारण उसने, वो जब थोड़ी सी पॉपुलर होनी शुरू हुई तो उसने अपने कॉस्मेटिक ब्रांड लिया है खुद के नाम से, वो कर पाए। दूसरी और भी टीवी सेलिब्रिटीज हैं जो कोशिश करती हैं अपने नाम से कुछ लाने का, बट क्या वो उस ब्रांड को सक्सेसफुल कर देती हैं? जैसे इसका है ऋतिक का HRX हाँ, करके brand है। तो जो हार्ड क्वालिटी के फैन होंगे वो बाय करेंगे, लेकिन क्या बाकी लोग उसको, बाकी लोगों के लिए डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो? नहीं। ऐसे ही बहुत सारे सेलिब्रिटी कहते हैं कि अब यार हम इनका ब्रांड बना रहे हैं, हम खुद का बना लेते हैं, तो तुम्हारे ब्रांड बनाने से क्या लोग बाय कर लेंगे? तुम्हें कस्टमर का पर्सपेक्टिव पता है, या तुम्हें सिर्फ अपने ही एक सेलिब्रिटी स्टेटस का एक वो लगता है कि वहाँ पर मैं कुछ हूँ तो मेरे को इसी नाम से चीज़ बिक जाएगी, इस नाम से बिक जाएगी, बट उस नाम से सिर्फ बड़ी लिमिटेशन रहेगी उसमें, लिमिटेड ऑडियंस रहेगी उसकी, और लिमिटेड ऑडियंस है में से उसमें से बाइंग ऑडियंस कितनी रहेगी वो एक डिफरेंट गेम है। तो जब भी हम सोशल मीडिया के केस में बात कर रहे हैं तो हमें बस ये समझ के चलना कि मेरा ऐसा कंटेंट क्या है, खासकर सोशल मीडिया के केस में, कि जो मेरी मैक्सिमम बाइंग ऑडियंस को के परसेप्शन से मैच करता है, वैसा कंटेंट मुझे अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहिए। एक ही प्रोडक्ट को बेचने के जो हजारों तरीके हैं, आप उसी हिसाब से आपका कंटेंट की पोस्टिंग होनी चाहिए। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल वो है अपना कैम्ब्रिज एनालिटिका का। कैम्ब्रिज एनालिटिका यूएस के जब इलेक्शन हुए थे 2016 में, तो एक यूके की कंपनी थी जिसने उनका कैंपेन मैनेज करा था। उन्होंने पूरी यूएस की ऑडियंस को 5000 टाइप में डिवाइड कर दिया था, पूरे यूएस की ऑडियंस कि इसके बाहर है ही नहीं। उसको बोला उन्होंने साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफी किस बेस पे होती है?
आपकी एथनिसिटी के बेस पे हो सकती है। जैसे यूएस में गोरे काले का बड़ा चंडा नहीं। फिर आपकी इनकम के बेसिस पे हो सकती है, आपके रिलीजन के बेसिस पे हो सकती है ना। जैसे मान लो वाइट है, और वाइट मुस्लिम भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट जब वो हिंदू है तो कुछ और तरीके की बात कर रहा होगा, लेकिन जब वो मुस्लिम है तो कुछ और तरीके की बात कर रहा होगा। और है वाइट, सेम ऐसे ब्लैक में आ जाता है एथनिसिटी के बेस पे। जो बियॉन्ड डेमोग्राफिक आता है ना, जैसे डेमोग्राफिक तो एज और जेंडर को आप पकड़ सकते हो, लेकिन उसके अलावा जो बाकी सारी आपकी क्वालिटीज है जिसके बेस पे आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो कि मैं ये हूँ, मैं इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय हूँ और मेरे बाकी इन सब चीज़ों में मैं फिट होता हूँ। उसके बेसिस पे जब आप अपने आप को सेग्रीगेट करना शुरू करते हो, तो उन्होंने बोला कि भाई यूएस के बीच में ये 5000 टाइप के ग्रुप्स हैं, इसके बाद कुछ नहीं है। अब उन्होंने उस ग्रुप के अकॉर्डिंग कंटेंट बना दिया। अब कोई एक लोग में आया ना, उसको बार बार वही लिख रहा है। तो एक होता है लोग सोशल मीडिया में देखते हैं, अरे ये तो वही बात बोल रहा है जो मैं सोचता हूँ, और फिर आपको लगता है मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी हैं। फिर जैसे लोग मोदी को लेके और राहुल गांधी को लेके जो सपोर्ट वाले लगे हुए हैं, तो जो राहुल गांधी को सुनते हैं वो बोलते हैं राहुल गांधी कितना लॉजिकल है, जो मोदी को सुनते हैं बोलते हैं मोदी कितना लॉजिकल है, और दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको दिखा ही वो लॉजिकल वाली बातें रहा है जो उनके पर्सपेक्टिव भी लॉजिकल है। और वो एल्गोरिथम कैसे कर रहा है, उस एल्गोरिथम को उसने मैनिपुलेट कर दिया कैम्ब्रिज एनालिटिका के उस पूरे सिस्टम में। तो उसमें ये केस स्टडी निकल के आई थी कि यूएस के जो इलेक्शन है जिसके कारण ट्रम्प जीता, वो कैम्ब्रिज एनालिटिका की स्ट्रेटजी थी, जो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में चली थी। जो लोगों ने अपने आप को छोटी छोटी कम्युनिटियों में डिवाइड कर रखा है, मल्टीपल चीज़ों में डिवाइड कर रखा है। 5% अपने आप को डिवाइड किया होता है ना, 1% होता तो एक है, बट अंदर माइंड में वो डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं। ये ऐसे ही है, मान लो मैं पूछूं प्रिया से, प्रिया आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या जो आपके बच्चे सोचते हैं, क्या आपका हस्बैंड भी वही सोचता है? क्या आपकी मदर वो सोचती है कि आपका फादर सेम चीज़ सोचता है? सेम तुम्हारे केस में आता है, हर पर्सन तुम्हारे बारे में अलग अलग चीज़ सोचता है, बट क्या तुम वो सारे अलग अलग बनते हो? नहीं, तो एक ही हो। और तुम अपने बारे में जो सोचते हो वो बाकी सबसे अलग है। तो सोशल मीडिया में इन सब चीज़ों को आप टैप कर सकते हो, जिस तरीके से आप जो चीज़ें समझते हो। और वो कंटेंट बिल्डिंग की जिसकी स्ट्रैटेजी बनती है, जिसका वो दिमाग चल पाता है अपनी ऑडियंस को लेके, ये तो हम पर्सनल बात कर रहे हैं, पर जो अपनी ऑडियंस को लेके ये सब फ्रेम बना पाता है कि मेरा जो ऑडियंस है वो उसकी साइकोलॉजिकल नीड क्या हो सकती है, उसकी लॉजिकल नीड्स क्या हो सकती है। लॉजिकल होती है पैसों के केस में इतना जगाऊंगा इतना आएगा, ये लॉजिकल है, जो मैं किसी को भी बताऊंगा सबको लगेगा। लेकिन साइकोलॉजिकल मैं सबको नहीं बता सकता। साइकोलॉजिकल तुम किसी को बताने जाकर या ये इस चीज़ को पे ध्यान देता है। जैसे कभी कोई ये नहीं बताएगा कि उसने BMW क्यों ली और दूसरी गाड़ी क्यों नहीं लेगा जो उसे सस्ती मिल रही है, जबकि फीचर सारे सेम मिल रहे हैं। वो बोलेगा नहीं एक स्टाइल है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें सेफ्टी बहुत अच्छी है, वो ये सब बातें डेफिनेटली करेगा। लेकिन तुम देखोगे वो सेम चीज़ तो मर्सिडीज में मिल रही है, लेकिन फिर वो अपने आप को एक BMW ट्राइब या BMW कल्ट एक ग्रुप के साथ अपने आप को जोड़ के रखना चाहता है, उस टाइप का जाएगा। तो लोग अपने आप को कहीं ना किसी चीज़ के साथ एसोसिएट करते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ के को मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करते हैं। तो सोशल मीडिया का काम ही यहीं पे ये आता है कि लोग किस चीज़ से अपने आप को मीनिंगफुल बता सकते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो मीनिंग है, मतलब उसके पीछे का एक डीप मीनिंग है। और वो मीनिंग ये ब्रांड समझ पाया है या ये ब्रांड करता है, तो मैं इसी तरीके के लोगों के साथ कनेक्ट करता हूँ या रिलेट कर पाता हूँ। ठीक है, फिर आ गया यूजुअल रिपोर्टिंग मैट्रिक्स, आ गया आपका कस्टमर इंगेजमेंट लाइक्स। अच्छा, जो मैंने बताया कुछ पहले पढ़ भी रहा था, हाँ सर, परसेप्शन वर्सेस पर्सपेक्टिव। तो अब आ गया थिंकिंग ऑफ वायरल मैसेज ऑल द टाइम, जो कि आजकल कॉमन है कि हर कोई सोचता है मैं कंटेंट वायरल करूं कैसे भी करके। अब वायरल तो देखो बहुत घटिया सी चीज़ भी होती है, बट आपका वायरल से मतलब क्या है?
अब जब हम वायरल की बात कर रहे हैं हमें ये समझ के चलना कि यार मेरी बाइंग ऑडियंस में मैं वायरल होने की बात कर रहा हूँ या एवं जनरली, क्योंकि जनरली करना तो आप कुछ भी स्टूपिड सी हरकत कर सकते हो, वायरल हो सकते हो। कर भी रहे लोग। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो बात करके चलूँगा, अभी जो रिसेंट न्यूज़ आई है पुलवामा में जो चीज़ हुई है, अब जिस पर्सन ने वो हरकतें करी है, जिन लोगों ने हरकतें करी है, मान लो उसकी वीडियो डालते हैं तो वायरल तो वो भी हो जाती है। बट क्या तुम वैसी चीज़ के साथ अपने आप को एसोसिएट करना चाहोगे? तो वायरल का मतलब क्या है? वायरल का मतलब आपको अपने माइंड में पहले थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। वायरल का मतलब ये नहीं कि मैं बस पूरी दुनिया में मेरे बारे में जाने, पूरी दुनिया किस तरीके से आपके बारे में जाना है और उससे आपको कमर्शियल बेनिफिट क्या होगा। जैसे कि हमने एक दो एग्जाम्पल पहले डिस्कस करे, वो जो बचपन का प्यार और वो जो दिनेश शम्या लेडी आप बीच में और कोई बहुत अच्छी चाय वाला क्या मतलब उसका? उसको बहुत तो शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए ना। चलो चाय वाले को मिल रहा है, लेकिन चाय वाला आज से मतलब अब जब मैं कहूँगा वो रॉयल्स वॉल्स ले रहा है जो भी ले रहा है, 5-6 साल के बाद क्या होगा? और क्या चाय वाले क्या इतनी अकल हो चुकी है क्योंकि जो उसने मान लो जो उसको इस अभी जो माइलेज मिली है उससे वो कुछ बना पाएगा? अगर बना पाता है तो मैं बोलूँगा डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन अगर वो वहीं का वहीं पहुँच जाता है फिर क्या है? तो वायरल का सेंस है कि आपने उस वायरल हो, मान लो किसी रीजन से आप वायरल हो जाते हो, उसका माइलेज आपने किस सेंस में लिया? क्या वो आपको आने वाले टाइम पे भी कुछ बेनिफिट देने वाला है या सिर्फ वन टाइम सक्सेस थी या तुक्का था? क्योंकि जो चाय वाला है और बिल गेट्स की जो मुलाकात हुई है उसमें तुम्हें क्या लगता है? चाय वाले का स्किल सेट तो था, है ही, डेफिनेटली कोई बात की नहीं है, लेकिन जो बिल गेट्स की पीआर टीम है उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा? उसका तो कंट्रीब्यूशन है ना। पीआर टीम उसको ना चूज करके किसी और को चूज करती तो। लेकिन मैं बोलूँगा कि जो चाय वाले ने जिस जैसे अभी हमारी टीम में एक पर्सन और है, वो आज आया नहीं है, वो बताता है कि मैंने उसको ऐसी चाय पी हुई है, वो कहता हूँ काफ़ी टाइम से वैसी चाय पिला रहा है, लेकिन अब मान लो वो बंदा 10 साल से वैसी चाय पिला रहा है, तो 10 साल तक तो किसने नहीं देखा उसको, बट 10 साल तक जब तक वो ऐसी हरकतें कर रहा था तब लोग उसके मजाक में उसका चुटकुला ही बनाते होंगे, मजाक भी उड़ाते होंगे, तब वो उस मजाक को कैसे लेता होगा? वो तब ध्यान नहीं देता होगा उस मजाक पे। उसका माइंड में था कि मुझे ऐसे ही करना है, अदरवाइज यहाँ 10 चाय वाले बैठे हुए हैं, मैं अपने आप को अलग कैसे दिखाऊंगा? अगर मैं ऐसे नहीं करूँगा तो शायद मेरे को कोई पूछेगा भी नहीं, इसी बहाने शायद मेरे को लोग पूछ रहे हैं, मेरे से शायद लोग चाय ले लें, इससे उसको वो चीज़ें करनी पड़े। हाँ, आज उसकी एकदम से वो जब मिला और शायद वो पहुँच गया, नहीं तो वो बंदा थाने में भी क्या हुआ है, वो जो है लहरा के जो जीव टच कर रहा था, तो वो कैसे गलत है? वो तुम्हारे अंदर कोई बैक्टीरिया होगा तुम अपने कस्टमर को पिला रहे हो, मतलब कोई तुम्हें झूठी चाय पिला रहा है, क्या वो सही है? नहीं उस चक्कर में गया भी हो मुझे, लेकिन मैं जैसे ये बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ठीक है, बट आप वैसी हरकत कितने टाइम तक करना चाहते हो? ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। आप क्या आपका ज़मीन या आपकी जो सोशल कंडीशन है क्या आपको ऐसी चीज़ें अलाउ करें? क्या वैसी कुछ भी रंगी हरकतें वो करें? उसका पर्सपेक्टिव चाय वाले का। उसके पास मैं बोलूँगा यार उसके पास ऑप्शन नहीं है, जब उसने शुरू करा उसका ऑप्शन नहीं होगा। और कितने चाय वाले मतलब इंडिया में करोड़ों चाय वाले होंगे, सब क्यों नहीं करते उसको देख के? क्योंकि उनका जमीन नहीं मानता उसको ये सब चीज़ें करने के लिए, इसलिए नहीं करते। तो वायरल होना बड़ा तो यहाँ पर वायरल का ये सेंस ले सकते हैं कि जो भी मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट डाल रही हूँ और जो इससे एंगेज है, तो उसमें कुछ रेवोल्यूशनरी चीजें लाना, वो उस कंटेंट में ऑथेंटिसिटी लाना ताकि लोगों को एक्चुअल वैल्यू लगे। मतलब वायरल का मतलब ये नहीं है कि जो वो चाय वाला चल रहा है या वो वड़ा पाव वाली लड़की चल रही है या कुछ भी वैसे जो या इन्फ्लुएंसर दिखाते हैं इनके तो ये बड़े स्वाद बने हैं छोले भटूरे ये वाले, सर किसी तरीके से वायरल होके हमको अगर कुछ भी कैश हो रहा है तो वो हमारे लिए वायरल है। हाँ, मतलब एक सटल वे में जिसको तुम आज से चाहे 1 साल के बाद ही प्रमोट करो तो ना तुम्हें या तुम्हारे सोशल सर्कल में कुछ ऐसा इम्पैक्ट ना पड़े, मतलब पॉजिटिव मैसेज रहे। अब वो चीज़ एक्चुअल जनरेट करने में दिमाग एनर्जी सब कुछ लगता है, क्योंकि ऑथेंटिक
अच्छा कंटेंट निकालना में दिमाग, एनर्जी और सब कुछ लगता है। कॉपी करने का जनता तो बहुत है। तो अब वो ऑथेंटिसिटी कौन निकाल सकता है? जो प्रोडक्ट के अंदर घुसा हुआ है, जो प्रोडक्ट को उस डीप लेवल तक समझता है और किसी और थर्ड पार्टी चीज से उसका फ्यूजन मैच कर देता है। जैसे रीमिक्स गाने आते हैं ना, पुराने गाने को आज के में रीमिक्स आते हैं तो लोग आज भी उसको सुनते हैं। हाँ जी। मतलब यंग बच्चे पुराने गानों को आज के रीमिक्स का सुन लेंगे और वो उसको ज़्यादा फील करेंगे, और पुराने लोग पुराने गानों को पुराने तरीके से ही फील कर रहे होंगे। लेकिन उन वर्ड्स की मीनिंग आज भी है, लेकिन रीमिक्स करोगे तो शायद दूसरी जनता, दूसरी पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए भी है उस टाइप से। तो जो बंदा अपने प्रोडक्ट के अंदर घुसा हुआ है प्लस किसी और इंडस्ट्री का कुछ फ्यूजन मिला के कुछ एक नया प्रोडक्ट निकाल पाता है, उससे चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा माइलेज आ जाती है। बट उसके लिए आपको एफर्ट्स, एनर्जी और अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ चाहिए, तब आप वो कर सकते हो। फिर आता है सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट फॉर बेटर एंगेजमेंट, ORM का मतलब होता है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। GMB नहीं, ये अलग चीज़ है। ORM जो भी मतलब हमारी जो ऑडियंस है उसकी वो होती है कंप्लेंट्स वगैरह, कंपनी से रिव्यूज कहीं भी अगर नेगेटिव है तो वो हमारी ORM है, तो इसको कैसे किया जाए। जितने भी हमारे डिजिटल एसेट्स हैं, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना जितने भी हमारे डिजिटल एसेट्स हैं, वहाँ पे अगर कोई हमारी कंपनी के अगेंस्ट में कोई बात है या जो हमारी कंपनी के ब्रांड रेपुटेशन को गिरा रही है, उसको टैकल करने की जो एक तरह से टीम है या जो पर्सन है, उसको आप ORM बोल सकते हैं। क्योंकि आपके बैड रिव्यूज आ रहे हैं और उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो उस प्लेटफॉर्म से आने वाला ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि लिंक्डइन पे अगर जैसे किसी कंप्लेन होती है तो पर्सन क्या करते हैं कि लिंक्डइन पे जाके उस कंपनी को टैग करते हैं, बड़ी कंपनी जो भी है उसको टैग करते हैं एंड फिर अपनी कंप्लेन लिखते हैं। तो इंस्टेंट बेसिस पे कंपनी से रिप्लाई आता है, चाहे आप मारुति ले लो या कोई भी ले लो, किसी का भी ले लो। तो उनका इंस्टेंट बेसिस पे आता है कि हम आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। क्योंकि उनकी रेपुटेशन मैनेजमेंट पे वो ज़रा भी राग नहीं चाहते इन शॉर्ट। तो वो हो गया ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। फिर हो गया आपके इनबॉक्स मैसेजेस पे रिप्लाई आप कर सकते हो। पोस्ट कंटेंट, आपके जो कोर ऑडियंस है उससे जुड़ा कंटेंट आपको रेगुलरली पोस्ट कर सकते हो और आपके फॉलोअर्स कब ग्रो करेंगे? कनेक्ट कर पाएंगे जब आपका कंटेंट आपकी ऑडियंस के लिए मीनिंगफुल हो, और मीनिंगफुल होने के साथ उनको समझ में भी आ रहा है। और अगर समझ में आने के बावजूद लोग उस पर कुछ कर पा रहे हैं, कोई एक्शन लेके अपनी लाइफ को बेहतर कर पा रहे हैं, तो आपका चैनल हमेशा इम्प्रोवाइज होता रहेगा। हाँ, तो ये तो मतलब रिलेटेड ही हो गया ना कि अगर हम वायरल मैसेज देते रहते हैं। नहीं, इसमें फिर आपको ये चीज़ समझना है कि आप जब कंटेंट बना रहे हो तो अपने ऑडियंस के परसेप्शंस को ध्यान में रखते हुए, आपके पर्सपेक्टिव के साथ मर्ज करते हुए ये चीज़ समझनी है कि जब मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ तो इससे मेरी ऑडियंस को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या वो इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे हंस के चुटकुला समझ के आगे स्किप कर दें। अगर क्या मैं इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ और पहले तक क्या मैं इसको सिर्फ इसी सेकंड के लिए ही देख रहा हूँ या मैं इसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करूँगा। अगर मैं लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ और मुझे फ़र्क नज़र आता है तो मेरे कंटेंट को लोग सिर्फ कंज्यूम ही नहीं करेंगे, स्प्रेड भी करेंगे। यार मुझे तो फ़र्क नज़र आया, भाई तू भी देख। जैसे वो जो एक ये अपने वृंदावन वाले जो पीले से कपड़े में जो बाबा जी हैं, अच्छा, मोटे से थोड़े, हाँ दाढ़ी वाड़ी, हाँ परमानंद जी, परमानंद ही नाम है ना, प्रेमानंद जी, प्रेमानंद जी महाराज। अब जो उनकी बातें हैं लोग उनकी बातों से सुन ही नहीं रहे, कई लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम ऐसे सदगुरु के साथ भी है, लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं और सुन के अपने हैबिट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो हैबिट लाने की कोशिश कर रहे हैं उसको इम्प्रोवाइज देख रहे हैं तो उससे उनके कंटेंट को और ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी टिप से उनको पर्सनल बेनिफिट हुआ ना। अब मैं चाहे 10 लोगों को ना बताऊँ बट मैं खुद तो कंज्यूम करूँगा
और फिर मुझे लगा कि जो पर्सन इस तरीके की बात कर रहा है जिसके मतलब का ये कंटेंट हो सकता है, तो आप बोलते हो कि ये कंटेंट आप देखो, आपको इसमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो आप उनके साथ भी स्प्रेड करना शुरू करते हैं और वो चीज़ें ऑर्गेनिकली ग्रो होनी शुरू होती हैं। क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूँ मान लो सदगुरु की या परमानंद जी की, प्रेमानंद जी की, तो ये तो ना बोले मेरे को सोशल मीडिया पर फॉलो करो, ये तो ना बोले मेरे तो रीमिक्स बनाते रहो, हाँ। ये तो बस अपने ये नेचुरल और ऑथेंटिक बातें करते हैं जो इनको मीनिंगफुल लगती है। लोग उससे रिलेट करके इम्प्लीमेंट करके खुद एक बेनिफिट ले पा रहे हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली उनके कंटेंट को स्प्रेड करते हैं। तो वो तब होता है जब आप अपने ऑडियंस के परसेप्शंस को और उसके पर्सपेक्टिव को अपने सेंस में मर्ज करके कुछ क्रिएट कर पाते हो, जो एक मीनिंगफुल चीज़ हो, जो एक ऑथेंटिक चीज़ हो, जो हर कोई मार्केट में ही शायद दे रहा हो या बता रहा हो, बट हर किसी की बात हर किसी को समझ में नहीं आती। शायद आपकी बात उन लोगों तक ज़्यादा लोगों को समझ में आ पा रही है। अब आते हैं सोशल मीडिया, पेड एड्स का क्या बेनिफिट होता है? और फॉलोअर बढ़ जाते हैं और स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, जो हमारी टारगेट है, जो हमारी ऑडियंस है, जिनको हम चाहते हैं टारगेट करना हमसे नीश को हम ट्रैक कर सकते हैं, हम डेटा पे काम कर सकते हैं, डेटा हम कैप्चर कर सकते हैं कि किस ऑडियंस को दिख रहा है, किसका ऐसा रेट आ रहा है, तो उन डेटा पे हम रीटारगेटिंग कर सकते हैं, रीमार्केटिंग कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। It's not तो बात है। social media wall। एक्चुअली क्या है, मान लो ऑर्गेनिक कंटेंट आपका अच्छा है और वो बढ़ जाएगा, 10 साल लग जाएंगे, बट धीरे धीरे बढ़ेगा, बट लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। लॉन्ग टाइम लेंगे, बट पेड से रॉकेट लगा सकते हो उसमें। इंस्टेंट। मतलब अगर आपको लगता है आपका कंटेंट अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है, मान लो आपने कोई, जैसे हम एवरीथिंग इज मार्केटिंग में वीडियोस डाल रहे हैं अभी उसके यूट्यूब चैनल में, अब हमें लगता है कि यार एक दो वीडियो अपने आप ही चल पड़ी, मतलब इसमें 12-15 हज़ार 20,000 50,000 व्यूज आ गए, तो अब वो ऑर्गेनिक तो आ गए, अब मैं तो थोड़ा सा पैसा और लगा दूँ उस पर कि चल ठीक है इसमें 500 रुपये लगा दो, तो दैट मीन्स अगर उसमें ऑर्गेनिकली 50,000 व्यूज आए हैं, तो जब मैं पेड लगाऊंगा तो उसमें कितने आएंगे? अब जेन्युइन ही है। वो जेन्युइन ही होंगे। हम कोई बॉट्स के थ्रू थोड़ा काम कर रहे हैं, हम गूगल एडवर्ड्स या मेटा के थ्रू ही काम कर रहे हैं। नहीं, जैसे मतलब एक तरीके से बूस्ट मिल जाता है उसको कि वो और ज़्यादा लोगों तक रीच जैसे हम स्पेक्ट्रा के केस में कर रहे थे। आप इसको इस तरह समझो, मान लो आप साइकिल चला रहे हो, है ना, साइकिल चला के यहाँ से राजनगर एक्सटेंशन तक कितनी देर में पहुँच जाओगे? 1 घंटा। आप मान लो मैं बगल से बाइक लेके आता हूँ, मतलब मेरा हाथ पकड़ो और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ, वैसे ही वैसा बूस्ट है। नहीं, वो जो स्पेक्ट्रा केस में किया था पोस्ट बूस्ट ही। हाँ, उसके वो भी कह सकते हो। कंटेंट आपका अच्छा है तो जहाँ फॉर एग्जांपल मैं मान लो सही ऑडियंस तक आपका कंटेंट पहुँचाता हूँ, लेकिन कंटेंट अच्छा है तो उसको लोग लाइक और शेयर भी तो स्प्रेड कर रहे हैं ना। हाँ। मैंने पैसा डाला, वो नए 1000 लोगों तक पहुँचा, बट उन 1000 लोगों ने जो ऑर्गेनिक एक्शंस किए, लाइक करा, कमेंट करा, शेयर करा, वो तो उसमें तो पैसा नहीं लगाया ना मैंने। उससे जो एल्गोरिथम को सिग्नल्स मिले कि यार ये कंटेंट अच्छा है, तभी लोग उसको लाइक और कमेंट और शेयर करेंगे, तो उसको और स्प्रेड करेगा। ये तो अच्छे कंटेंट को अगर आप पोस्ट करते हो या उस पर पैसा लगाते हो तो वो आपको और बेटर रिस्पॉन्स रहता है और क्विकली दिलाते हैं। अदरवाइज ऑर्गेनिक तो चल ही रहा है जो चल रहा है आपका, ठीक है। और पैसा लगाओगे तो मैं ये मान के चलता हूँ कि पैसा आना चाहिए, है ना। फील गुड के लिए तो क्या लगाओगे? क्विक टेस्ट योर क्रिएटिव परफॉर्मेंस। हाँ जी। और आपका एक कंटेंट कौन, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रहे हैं, एवरीथिंग इज मार्केटिंग की हमारी बड़ा वीडियो बननी शुरू हो गई है। अब मान लो मुझे लगता है ये थंबनेल काम करेगा या ये थंबनेल काम करेगा, आप दोनों को ना 100 रुपये का बूस्ट लगा दो और देखो किस में लोग ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, वही थंबनेल को उठा के डाल दो, ऑर्गेनिकली वही काम करेगा।
अब अदरवाइज मैंने पोस्ट कर दी है और मैं वेट करूँ और देखते हैं 15 दिन में, 20 दिन में, कितने दिन में ये रिस्पॉन्ड करेगा। और शायद आप फिर तब तक भूल जाओगे, तब तक दूसरी वीडियो आ जाएगी आपकी। लेकिन अगर आपको किसी कंटेंट में लग रहा है इस कंटेंट में यार वाकई में बहुत दम है, देखिए मैं इसमें भी डाउटफुल हूँ, इसमें भी डाउटफुल हूँ कि कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, और आप पेज में दोनों चला रहा हूँ, जो रिस्पॉन्स कर रहा हूँ इसमें भी 100 रुपये लगे, इसमें भी 100 रुपये लगे, बट ये 1000 रुपये तक पहुँच गया या 20,000 रुपये तक पहुँच गया, ये अभी तक 1000 का ही है। तो मैं इसको मैं करूँगा, इसको इसको बात पोस्ट करना पता चलता है। तो ये पेड में आप टेस्ट कर सकते हो, बट अनपेड में तो आप आपसे इंतज़ार कर रहे होगे और वेट कर रहे होगे कि अब आएगा, अब देखते हैं ये हो जाएगा। तो ये थी सोशल मीडिया की कहानी और सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी के बारे में जब मैं डिस्कशन करी वो। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई शक या सवाल? तो उसमें 2 पॉइंट और है ना सर, रिपोर्ट इज रिलेटेड विद बिजनेस। अच्छा ठीक है, कन्वर्जन इट इज नॉट पोस्टेड ऑन योर सोशल मीडिया वॉल। जो कंटेंट हम ऐड में दिखा रहे हैं वो हमारी पोस्ट में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो तुमने 2 थंबनेल टेस्ट करे, तुमने ऐड मैनेजर के थ्रू चलाए, तुम्हारी सोशल मीडिया पे तो पोस्ट नहीं करोगी ना नॉर्मल सोशल मीडिया पर। अच्छा थंबनेल को तो नहीं करेंगे। हाँ, वहाँ पे मेन वीडियो को करोगे, ओके बट मेन वीडियो पे जब तुम पोस्ट करोगी वॉल पे, वो किस थंबनेल के साथ करोगी, वो तुम ऐड मैनेजर पे टेस्ट कर रही हो। हाँ अब जो ऐड मैनेजर पे चल रहा है वो तुम्हारे यहाँ नहीं चल रहा। अच्छा जैसे प्रोडक्ट सेलिंग का जो कंटेंट है वो चल रहा है तुम्हारा ऐड मैनेजर में, बट सोशल मीडिया वॉल पे जब कोई आएगा वहाँ पे थोड़ा ना तुम्हारे पास जाकर मैं बेच रही हूँ, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, बोले यार क्या मैं जो खरीदते रहूँगा, वो लोग ब्लॉग मार लेंगे, ब्लॉग करके निकल जाएंगे। तो ये है तुम्हारी गुड बुक्स जो तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट में सबको दिखाते हो, देखो हम कितने शरीफ हैं, हम कितने बढ़िया हैं, हम एकदम ऑर्गेनिक ही काम करते हैं। वो है तुम्हारे डार्क सीक्रेट्स, पीछे हम कैसे अपनी चीज़ें चलाते हैं, हम कैसे इसको रैपिड रॉकेट लगा देते हैं, क्योंकि वो सबको भी नज़र नहीं आना चाहिए, आपके कंप्यूटर को भी नज़र नहीं आना चाहिए। यहाँ पे डालोगे आपके कंप्यूटर आपको फॉलो करके चलता है, वो देखेंगे अच्छा इसने ये डाला है, रुक जा मैं भी यही बना लेता हूँ, अच्छा इसने ये किया है, मुझे मैं भी यही कर लेता हूँ, तो तुम्हें सेम कॉपी पेस्ट कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ है वो यहाँ पे इसको मॉनिटर नहीं कर पाएगा, वहाँ के लिए इसको फिर मैनुअली जाके हर चीज़ करनी पड़ेगी, जो कि मुश्किल है ना। स्ट्रैटेजी मतलब जो ये तो यहाँ पे आप उन सीक्रेट्स को चला सकते हो जो आप पब्लिकली नहीं डालना चाहते, यहाँ पे वो चीज़ें टेस्ट कर सकते हो पेड एड्स में। और भी क्वेश्चन? तो फिर हम आते हैं नेक्स्ट सेशन पे। देखा ना वीडियो बन भी रही है। बहुत बढ़िया। अब आप आते हैं कंटेंट मार्केटिंग पे। एक पीछे छूट गए क्या? छूट गया? ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग इसका था मतलब यहाँ तो नहीं इंडिया में भी यूएस यूके में तो है, जहाँ लोग मेल चेक करते हैं, हाँ मेल इंडिया के केस में लोग कॉर्पोरेट में मेल चेक करते हैं, और बिजनेस के केस में भी जहाँ पे मेल का काम ज़्यादा है लोग वहाँ चेक करते हैं। बट मैं पर्सनली ईमेल मार्केटिंग का ज़्यादा बड़ा फैन हूँ। तो ऐसा रिलेसी है नहीं ईमेल की, बस हाँ ये है कि यूके यूएस में चलता है ज़्यादा, वहाँ पे लोग देखते हैं परचेजिंग डिसीजन किस पे बेसिस आते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन अब बात है कि ईमेल मार्केटिंग बेसिकली करनी कैसे है। अब आपके पास ईमेल मार्केटिंग आती है तो और करनी कैसे, डिपेंड करेगा लोकेशन के हिसाब से भी और आपके क्लाइंट के हिसाब से भी। अगर आपके कस्टमर सारे B2B के ही कस्टमर्स हैं और अब्रॉड वाले लोग तो मेल को बड़े रिलीजियसली फॉलो करते हैं, मेल चेक करते हैं, तो वहाँ के केस में चीज़ रेलिवेंट है। उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में जो सबसे आपकी जो हेडलाइन होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब पिन पॉइंट। जैसे जो हम हुक की बात करते हैं, वीडियो में जैसे हुक डालते हैं वैसे आपको सब्जेक्ट लाइन एक हुक है, और वो हुक क्या होना चाहिए जो एकदम पिन पॉइंट उसी चीज़ की बात कर रहा हो जो उनका पेन एरिया होगा। फिर स्पैमी वर्ड्स, कोई आग लगा रहा है, कोई धमाका ला रहा है, कोई ऑफर दे रहा है, कोई अलर्ट दे रहा है, इस तरीके के जो स्पैम वर्ड्स होते हैं उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। और ईमेल में आपके CTA हमेशा होना चाहिए,
मतलब ईमेल दिखा दी, ईमेल में क्या। और इसको ट्रैफिक में अगर इस CTA में आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालते हो, कोई लैंडिंग पेज का लिंक डालते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा मेजरेबल होगा। तो फाइनली ये जो मैंने ईमेल मार्केटिंग कैंपेन रन किया था, इससे मेरे पास इतना ट्रैफिक पहुंचा। कोई आउटपुट है। फिर पर्सनल और इंडिविजुअल, ये किस सेंस में डाला है मैं? इसको आप इस सेंस में समझ सकते हो कि जो आप ईमेल मार्केटिंग जब भी करते हो, उसको कभी भी अपने पर्सनल डोमेन से नहीं करना। ओके। मतलब हमें कंपनी के डोमेन की ईमेल डोमेन से नहीं करना चाहिए, और आपकी जो वेबसाइट है वो सेम जगह पे होस्टेड भी नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट सर्वर पे होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि लोग स्पैम मार्क कर देंगे, बोलेंगे इस सर्वर से, इस IP एड्रेस से मुझे स्पैम आता है, तो तुम्हारे उस स्पैम में होस्टिंग पे जितने भी वेबसाइट पड़ी होगी सारी स्पैम पे चली जाएंगी। तो उसके लिए तो ये मेलचिम्प वगैरह होता है। मेल सिर्फ मेल भेजने का प्लेटफॉर्म है, अच्छा, एक साथ बल्क में आप मेल भेज। बट ये जो सर्वर यूज़ कर रहा है वो तो आप ही का सर्वर यूज़ कर रहा है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्टेड है, जहाँ से वो आपका ईमेल ID बना हुआ है, उसी को तो यूज़ कर रहे हो। इसमें कोई क्वेश्चन? अच्छा, डायरेक्ट मार्केटिंग थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये मैंने नाम सुना बस। डायरेक्ट मार्केटिंग होती है कि मान लो मेरी ये मेल देखी, इसने खोल के देख लिया, रीड कर ली, अब इसको मेरी दूसरी मेल कौन सी दिखनी चाहिए, इससे मेरी अगर ये मेल नहीं खोली, ना ही देखी, तो मैं इसको क्या मेल भेजूंगा। अच्छा। तो जैसे फ्लो चार्ट बनता है ना, आप फ्लो चार्ट के हिसाब से बनाते हो, ये किया तो क्या होगा, ये किया तो क्या होगा, ये किया तो क्या होगा, 5-6 मेल के बाद फाइनली मेरा प्रोडक्ट उसको भेज देना है। अच्छा। और अगर ये नहीं कर रहा तो फिर मुझे क्या भेजना है? आपको लगता है नहीं मेल अच्छी है, बट ये सब्जेक्ट लाइन साथ ये ओपन नहीं कर रहा, तो मैं उसकी सब्जेक्ट लाइन चेंज करके भेजूँ। इसने ये मेल पढ़ ली, पर इसमें इसने रिएक्ट नहीं करा, तो ठीक है मैं इस मेल को दूर से कैसे डिज़ाइन करके भिजवाता हूँ, तो वो वहाँ पे इसके जो कॉम्बिनेशन है आप वो चला सकते हो। ये नहीं किया तो ये किया, ये नहीं किया तो ये किया, तो ब्रेक तरीके से वो धीरे धीरे फनल में लाना हो गया। और कुछ कोई क्वेश्चन इसमें? कंटेंट मार्केटिंग, तो पहला पॉइंट है आपका ब्लॉग। तो ब्लॉग भी आगे, हाँ। तो ब्लॉग के बारे में आप लोगों को क्या क्या पता है, क्या होते हैं ब्लॉग? ब्लॉग या ब्लॉग? पहले ब्लॉग, ब्लॉग। बी। अच्छा, ठीक है। ब्लॉग में हम मतलब एक अगर मतलब इंटरेस्टिंग ब्लॉग लिखना होता है, ताकि मतलब जो भी ऑडियंस आ रही है वो रिलेट कर पाए, या एक स्टोरी बेस्ड कंटेंट हो, ताकि ऑडियंस जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो रिलेट करे और उसे पढ़े, ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे उस पेज पे। अच्छा, सर ब्लॉग बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट का किसी चीज़ के बारे में होता है, और उसको हम बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारी उस पर उसके पीछे एक पूरी थ्योरी बनती है कि भाई कितने कीवर्ड डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कीवर्ड्स कितने वर्ड्स का होना चाहिए, हमारा ब्लॉग कितना रिलेटेबल होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, क्वेश्चन फॉर्म से होना चाहिए, कीवर्ड्स कहाँ कहाँ होने चाहिए, सब कुछ उसके अंदर आता है ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग कोई जैसे कोई भी नीश को पकड़ के उसके ऊपर एक पूरा लिटरेचर बना के उसमें अपने कीवर्ड्स वगैरह डाल दिए, और कोई अगर वेबसाइट है उसका लिंक बीच में डाल दिया, हाइपर लिंक, तो blog। वो तो एसओ का पार्ट होगा। ब्लॉग से बेसिकली जो प्रीवियस कंटेंट की स्लाइड्स हैं, ब्लॉग भी मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल आपकी बाइंग ऑडियंस के हिसाब से। उसका जो टाइटल है वो आता है जो बर्निंग क्वेश्चंस होते हैं। हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन या सवाल या जवाब है जो लोग ढूंढना चाहते हैं, जिसके सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहे। हर इंडस्ट्री में होते हैं ना, या हर इंडस्ट्री में ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो लोगों को पता नहीं होते, सीक्रेट्स होते हैं। तो आप उस तरीके के कंटेंट की अपनी हेडिंग बनाते हो जिसमें उन कीवर्ड्स को डालते हो जो कस्टमर ढूंढते हैं, या जिसके बेसिस पे आपको भी धंधा मिल सकता है।
ब्लॉग एक मेथड है आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने का, जिसमें आप अपने पोटेंशियल बायर जो स्टडी करते हैं, जो रीड करते हैं, वो बहुत उनको कन्विंस करके यहाँ पे ला सको। और वो बहुत पोटेंशियल बायर होते हैं क्योंकि जो रीड करके आ रहा है वो रिसर्चर है, हाँ। तुम ये मान के चल लो, है ना। तो रिसर्चर वाला जो पर्सन जो रिसर्च कर रहा है, तो वो आपके शब्दों के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि आप किस तरीके के पर्सन हो, बिजनेस के केस में आप किस तरीके के बिजनेस हो। तो आप जब ब्लॉग लिखते हो तो पहले तो वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन में आपके थॉट्स क्या है। क्वेश्चन में भी एक ही हो सकता है, जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब जो तुम लिखोगे, जो मैं लिखूंगा, या जो नम्रता लिखेगी, या जो और अलग। लोग लिखेंगे, सब अलग अलग लिखेंगे। क्वेश्चन में भी सेम हो सकता है, आंसर 1000 हो सकते हैं। जरूरी है सबको मेरा आंसर समझ में आए, जरूरी नहीं सबको तुम्हारा आंसर समझ में आए। किसी को प्रिया का समझ में आ सकता है, किसी को अमरीश का समझ में आ सकता है, किसी को नम्रता का आंसर समझ में आ सकता है। डिपेंड किस चीज़ पे करेगा, उस पर्सन के समझने का लेवल किस लेवल पे है ना। मेरा लिखा हुआ शायद कॉम्प्लेक्स हो सकता है, प्रिया का लिखा शायद बहुत सिंपल लगे, तुम्हारा लिखा हुआ को लगे कि हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर जाए, थोड़ा सा ठीक है, मैं इसमें समझ सकता हूँ। तो ये एक लिखने की आर्ट है, काइंड ऑफ राइटिंग सेलिंग। आप लिख के कैसे किसी चीज़ को बेच सकते हो। तो ब्लॉग इज अ आर्ट ऑफ सेलिंग थिंग्स थ्रू योर राइटिंग। Is it always for selling purpose? नहीं मेन गोल तो वही है, बाकी एजुकेट कर सकते हो तो नहीं, मेन गोल भी तो करना हो सकता नहीं, अब मैं उसी चीज़ में आता हूँ। हम यहाँ बात कर रहे हैं बिजनेस सेगमेंट। एक है मैं कोई ऑथर या राइटर हूँ, तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं। मैं कोई कवि हूँ, कोई विचारक हूँ, कोई स्कॉलर हूँ किसी लैंग्वेज का, तो मैं अपनी पोएम्स को लिख सकता हूँ जस्ट ऐसे ही, क्योंकि मैं किसी के लिए लिख रहा हूँ, मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, बस मैं उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल रहा हूँ, है ना। बट वो हो क्या, बहुत ज़्यादा जो इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे पहुँचे, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं बिजनेस लेवल के सेगमेंट से। तो इट्स अ पार्ट ऑफ सेलिंग, पार्ट ऑफ सेलिंग इन द सेंस कि एक्सेप्ट माई अथॉरिटी, आई हैव एक्सपर्टीज इन दिस, आई नो अबाउट दिस प्रोडक्ट मोर देन एनीबडी एल्स। वो कंटेंट तुम्हें अपने ब्लॉग के थ्रू रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ सेलिंग। जब हम बिजनेस सेगमेंट में बात कर रहे हैं, मैं कोई पोएट तो हूँ नहीं, ना मैं पोइट्री की बात कर रहा हूँ, इधर मैं धंधे की बात कर रहा हूँ। ये जो जितने बुक्स पढ़ी हुई हैं यहाँ पर, इसमें से जितने राइटर हैं, आधे राइटरों ने अपने कोर्सेज बनाए हुए जो बुक्स के थ्रू सेल करते हैं। इट्स अ आर्ट ऑफ सेलिंग समथिंग। सेल क्या करते हैं, मेरे ऑनलाइन कोर्स में आ जाओ, मेरा फनल ये सेल कर लो, ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, तो भी आर्ट ऑफ सेलिंग है। बट आपको वो ज्ञान पहले समझाना पड़ेगा लोगों को कि मेरे से बाय करने से पहले तो क्यों मेरे पास है, मैं तो किस तरह की थॉट प्रोसेस देने वाला हूँ। हर राइटर नहीं है, कुछ राइटर हैं जो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल पे गए हैं, जैसे ये है जो हाउ टू इन्फ्लुएंस, ये वाला पर्सन है, इसने बहुत पहले की लिखी हुई है। सर वो एसेंशियलिज्म वाली जो है वो किस टॉपिक के ऊपर देखना पड़ेगा। मैं तो अभी 20-25 बुक्स और लिखी है अपनी लिस्ट में, जब उसके पैसे थोड़े इकट्ठे हो जाएंगे फिर मैं लिखूंगा। तो इन शॉर्ट बस ये बता रहा हूँ कि राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ अ काइंड ऑफ अ सेलिंग। अब जो डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा, वो अपना नाम सेल कर रहा है। पीपल शुड नो अबाउट मी। नहीं तो ऐसा कौन सा ज्ञान है जो दुनिया में पहले नहीं था और जो तुम दे रहे हो। हाँ, तो वो उस केस में भी एप्लीकेबल है जो आपने बोला कि अगर कोई राइटर है वो भी तो अपना नाम सेल कर रहा है। राइटर को अपना नाम सेल करना है, और अपनी राइटिंग से कैसे सेल करेगा, उसको बड़े बड़े स्टेज पे कौन बुलाएगा, उसको इंटेलेक्चुअल कौन काउंट करेगा। तो इट्स अ पार्ट ऑफ सेलिंग, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग। हम जो भी चीजें कर रहे हैं, हम अपने आप को कहीं ना कहीं किसी पोजीशन में कि मैं बाकी मार्केट से कैसे डिफरेंट हूँ, इसी चीज को लाने में कर रहे हैं, और राइटिंग इज वन ऑफ द पार्ट। कि लोग मेरे को क्यों एक अथॉरिटी माने, मैं क्यों यहाँ हूँ, देखो मेरे लिखने का स्टाइल कैसा है, जो ज़्यादातर लोगों को समझ में आता है।
और ज़्यादा लोग उसको वही परसेप्शन वर्सेस पर्सपेक्टिव। जो राइटर लिख रहा है वो अपना पर्सपेक्टिव लिख रहा है, बट लोग उसको अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंगली एंटेंगल कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं, समझ लेते हैं उसको। जैसे एक बहुत फेमस बुक है ये रिच डैड पुअर डैड, हाँ वो ग्लोबली क्यों चली? उस राइटर ने तो अपना पर्सपेक्टिव लिखा है ना, बाकी दुनिया ने अपने परसेप्शन के बेसिस पे उसको समझ लिया कनेक्ट किया उससे। और लर्न कर रहा है, समझा है, उसको इम्प्लीमेंट करके देखा। उसने पूरी दुनिया की कहानी थोड़ा लिखी है, उसने तो अपनी लिखी है। तो उसका जो परसेप्शन है, नहीं उसका जो पर्सपेक्टिव है, वो बाकी लोगों की परसेप्शन से मैच करता है। तो ब्लॉग के बारे में क्लियर है कि ब्लॉग क्या है। हाँ। तो जब भी आप किसी का ब्लॉग देखते हो तो वो समझने की कोशिश करो कि ये क्या सेट करने की कोशिश कर रहा है। एज अ राइटर अपने आप को सेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई कंटेंट सेट करने की कोशिश कर रहा है, या कस्टमर को समझाया समझाने का गोल क्या है, परचेज करवाना चाहिए। तो वो मैसेज जब तक क्लियर नहीं है तो ब्लॉग का कोई मीनिंग नहीं है। अब ब्लॉग फॉर्म बदल रहा है, बस मेन ऑब्जेक्टिव तो सेम है। इंटेंट सेम है। आपका सिर्फ दिखाने का प्रेजेंटेशन, इसमें बस एक चीज़ आ रही है, इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आ रही है, आपके एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। ब्लॉग सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। ब्लॉग और वीडियोस में क्या मतलब क्या फर्क है? ब्लॉग जो आपको नीचे बना रहे चलते फिरते, देखो आज मैं यहाँ हूँ, कोई नहीं पूछो मत, कोई नहीं मेरे साथ मजे से लगे हुए हो। हाँ अब वीडियोस तो आ सकते हैं, मान लो जैसे अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, हाँ, ठीक है। है ना, इसमें और लोगों का पार्टिसिपेशन भी है, कैमरामैन भी हो सकता है, लाइटिंग एडिटिंग प्लान बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और पॉडकास्ट भी टाइप का वो डिफरेंट टाइप का वीडियो कंटेंट है। जैसे ब्लॉग है, ब्लॉग और ब्लॉग में एक और डिफरेंस में ऐसे देख सकते हैं, ब्लॉग में तो एक ही बंदा लिख रहा है, 4 बंदे मिलकर थोड़ा लिख रहे हैं। तो ब्लॉग में एक तरह से इंडिविजुअल पर्सन ही बना रहा है, और ब्लॉग क्या है, वो अपनी एक केस स्टडी बता रहा है, अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा है, अपना एक स्टडी जो भी उसने अपने हाँ जो उसने खुद एक्सपीरियंस करा वो बता रहा है। अब ज़्यादा लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो उसकी ऑडियंस बढ़ जाएगी, लोग नहीं कनेक्ट कर पाएंगे तो नहीं बढ़ेगी। इस केस में जो सबसे बड़ा मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा जो डिसरिस्पेक्ट होती है वो उन लोगों की होती है जो ज़्यादा टेक्निकल होते हैं किस लाइन में। ब्लॉग के केस में सबसे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट टेक्निकल लोगों की होती है। कैसे? टेक्निकल लोग टेक्निकल बातें मारते हैं, बहुत स्पेसिफिक इतनी बातें मारते हैं कि नॉर्मल जनता के पल्ले में नहीं पड़ती, वो ऊपर से निकल जाती है। तो जो बहुत अच्छे एक्चुअल इंटेलेक्चुअल हैं, जिनको उस इंडस्ट्री की एक्चुअल समझ है, वो जब बोलने पे आते हैं वो नॉर्मल जनता के ऊपर से निकलने वाली बातें होती हैं। और जो उस इंडस्ट्री में जवान बकवास कर रहे होते हैं बिल्कुल ही, वो सब लोग को समझ में आ रही होती है। और उनके पास बहुत लोग होंगे सुनने वाले, क्योंकि उनको एक्चुअली जो सुन रहे हैं उनकी समझ भी तो नहीं है ना। अब उनकी जिस टॉपिक में आपने समझ ही नहीं है, तुम टेक्निकली उनको समझाने बैठ जाओ, क्या समझ आएगा? माइनस यही टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं। आज तुम लोग इस टॉपिक के बारे में इससे समझ पाए क्योंकि तुम लोग डिजिटल मार्केटिंग में हो, एक डिसेंट टाइम तुम लोगों ने स्पेंड कर लिया है। अब किसी नॉर्मल बंदे को बोलो सुन, वो सो जाएगा। लेकिन अब यही जो भी जिसने भी जस्ट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पास आउट करा उसको बिठा दो, वो जिसने उनका ब्लॉग बना रहा होगा ना वो अलग होगा और उसकी ऑडियंस ज़्यादा होगी, क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग को अलग ही एंगल से बता रहा होगा। उस एंगल से होगा कुछ नहीं, क्योंकि वो हवा ज़्यादा होगी और ग्राउंड कम रियलिटी कम होगी, लेकिन उसकी ऑडियंस ज़्यादा होगी। और वो उसको बाद में पता चलेगा कि उससे हो कुछ नहीं रहा है, क्योंकि ऑडियंस ज़्यादा तो है बट करते कुछ नहीं, एक्शन कुछ नहीं लेती वो। तो
अब क्लियर है ब्लॉग और ब्लॉग का? हाँ। पॉडकास्ट वाला तो मैं भी ये भी क्लियर है। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन पीपीटी भी आ जाती है एक टाइप की। फिर इमेजेस और फोटो, वो भी एक टाइप का कंटेंट है आपका। और किस टाइप का कंटेंट है जो हम लोग मिस करते हैं? व्हाट्सएप मैसेजेस। वो सोशल मीडिया है। मतलब कंटेंट तो है। कंटेंट हो गया जैसे विजुअल कंटेंट है, वीडियो कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट है, और किस टाइप का कंटेंट होता है? ऑडियो, वीडियो जो आप ऐड सुनते हैं वो भी कंटेंट है। जैसे विजुअल है, स्पॉटिफाई, गाने भी जो है वो भी एक टाइप का कंटेंट है म्यूजिक। ना। झंडू बाम उसी गाने के बाद ज़्यादा देखा होगा जो झंडू बाम पढ़ के गाना आया था। तो गाना भी एक टाइप का कंटेंट है, या ऑडियो भी एक टाइप का कंटेंट है, वो मिसिंग है, वो भी डाला जा सकता है। अब आ जाते नेक्स्ट इस पे। अच्छा, ये कंटेंट बनाते हुए सोचना क्या क्या है? Who are you targeting? How will you deliver the content? How will you meet the measure? How will you meet and measure the results? ये स्ट्रैटेजी है। फिर आगे पोजिशनिंग, आपकी यूएसपी क्या है, कंप्यूटर से बेटर कैसे हो, आपके उस कंटेंट में वो कैसे वो कम्युनिकेट होता है, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, what value does your product content to your audience। ठीक है, वो ये है कि आपके कंटेंट से बेसिकली वैल्यू क्या मिलने वाली है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है, सवाल, शक या सवाल? वीडियो है ज़्यादा हार्ड टू क्रिएट, इजीएस्ट टू इन्फ्लुएंस। डिजिटल वीडियो मार्केटिंग। I can feel that. Video ads are hard to create, easy to influence, or digital advertising as it is visually appealing, share the message clearly, speak the brand, and has emotional Enticing music or emotionally। मतलब साउंड्स का बहुत फर्क पड़ता है ना। जैसे आप गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है आपने? कोई भी सीरीज देखी हो या हॉरर मूवी देखी हो कभी? हॉरर वाला सीन आने का म्यूजिक कैसे चेंज होता है? मान लो म्यूजिक ना है, म्यूट कर दो, तुम्हें हॉरर नहीं लगेगा। तो ये म्यूजिक का इम्पैक्ट है। वो जो एक्साइटमेंट होती है, बढ़ना शुरू होता है और आपके अंदर ऐसे घबराहट सी शुरू हो जाती है, वो सब म्यूजिक का इम्पैक्ट है। तो इसलिए म्यूजिक से आप इमोशन इवॉल्व कर सकते हो अपने वीडियो के अंदर। जैसे म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है। ऑडियो में जैसे कहते हैं क्रिकेट में टाइमिंग है शॉट की, ऐसे ही हर वीडियो में भी एक वो टाइमिंग है, डायलॉग डिलीवरी की या चीज़ों को बोलने की, वो उसके थ्रू आप ला सकते हो। किस वर्ड पे आपको फोकस ज़्यादा करना है, आप इस पे बात कर सकते हो। तो विजुअली या वीडियोस की मार्केटिंग में ये चीज़ें कम्युनिकेट करना ज़्यादा बेटर इजी है एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म। बट टेक्स्ट में आप क्या कर लोगे, बोल्ड कर दोगे उस वर्ड को। बट बोल्ड करने से किस भाव से आप वो वर्ड बोल रहे हो, किस इंटेंट से बोल रहे हो, क्या जोर लगाना चाहते हो उसके पीछे, वो नहीं आता ना।
तो वीडियो में बेटर कम्युनिकेट कर सकते हो. हाउ टू मेक पावरफुल वीडियो, हाउ टू मेक अच्छा, इसमें मेरा क्वेश्चन एक था कि YouTube में जैसे अगर हम लीड जनरेशन कैंपेन चलाते हैं तो हमें कौन से एड्स चलाने चाहिए? ये स्किपेबल एड्स या फिर वो जो दूसरे वाले होते हैं? बम्पर ऐड होते हैं, हाँ, स्किपेबल ऐड होते हैं, और एक नॉन और- स्किपेबल होते हैं. हाँ, ये तीनों. नॉन स्किपेबल वाले तो तुम्हारे 10 सेकंड तक ही चलते हैं, है ना. स्किपेबल ऐड आपको तब चलाने चाहिए जब आपको वो लगता है कि आपकी वीडियो अच्छी, बट हुक टेस्ट करना. हुक इन द सेंस स्टार्टिंग की जो लाइन है तुम्हारी वो टेस्ट करनी है तुमने. वो क्योंकि अगर तुम्हारा हुक अच्छा है, जैसे आर यू लुकिंग फॉर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर, 5 सेकंड में बता दिया, नहीं मैं नहीं ढूंढ रहा, स्किप कर दूंगा. लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ तो मैं वॉच करूँगा, और मैं वॉच करूँगा तो मेरे को धंधा आ जाएगा, या धंधा आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. अदरवाइज कॉस्ट क्या है वीडियो की? कम है. सबसे कंपेटिटिव तो कम ही है. तो आपका जो लॉन्ग वीडियो है, मतलब 3-4 मिनट का वीडियो है, लेकिन उसका स्टार्टिंग का क्वेश्चन एकदम 5-6 सेकंड तक क्लियर हो जाता है, तो वहाँ पे अगर बाइंग ऑडियंस है तो क्लिक करेगी, नहीं है तो आगे बढ़ जाएगी और मेरे को पैसे नहीं लगेंगे. लेकिन 10 सेकंड में आपकी पूरी बात कंप्लीट हो जाती है, तो वहाँ पे आपको बम्पर ऐड चलानी चाहिए. बम्पर ऐड बम्पर ऐड जैसे मैं स्किप कुछ नहीं कर सकता. वो या वो नहीं होता कि नॉन स्किपेबल. हाँ, जो वीडियो के बीच में आ जाता है, मतलब जैसे कोई हम कंटिन्यू देख रहे तो हैं ड्यूरेशन है ना उसकी, हाँ हाँ, ड्यूरेशन. वो तो नॉन cost- स्किपेबल है. वो कॉस्टली भी होता है. कॉस्टली नहीं होता. मतलब इन तीनों का भी ऐसा होता है ना कि तीनों के अलग अलग चार्जेस होते हैं कि जो नॉन मतलब जो स्किपेबल वाला होता है उसकी कॉस्ट कम होती है. देखो मैं तो मतलब ये प्लेटफॉर्म से जो मर्जी बोल रहा है, हमें 2 ही तरीके से लेके चलना है, स्किपेबल और नॉन स्किपेबल, 2 ही पकड़ के चल रहा हूँ. बाकी सब चीज़ें छोड़ दो. नेटिव बना दिया, बम्पर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. यूट्यूब में एक फीचर डेफिनेटली अच्छा है कि सीक्वेंस में चला सकते हो. किसने मेरी ये ऐड देख ली है या ये वीडियो देख लिया, उसको दूसरी ये दिखे, तीसरी ये दिखे, चौथी ये दिखे, पाँचवीं ये दिखे. सीक्वेंस ऐड भी चलती है उसमें. अच्छा. लेकिन तो मोटा मोटी इसको 2 ही फॉर्मेट में समझ के चलो, स्किपेबल और नॉन स्किपेबल. नॉन स्किपेबल वाली आपकी 10 सेकंड की है और 15 से 20 सेकंड भी चल जाती है वो, लेकिन आप सिर्फ 10 सेकंड की मान के चलो उसको कि आपको 10 सेकंड के अंदर क्या कंटेंट कम्युनिकेट करना है. और नॉन स्किपेबल वाली किस पे चलानी है और स्किपेबल वाली किस पे चलानी है. स्किपेबल वाली आप हमेशा उस ऑडियंस पे चलाओ जो फ्रेश ऑडियंस है, क्योंकि आर यू लुकिंग फॉर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर नहीं स्किप कर देगा. वो ऑडियंस ब्रॉड है, मतलब अच्छा है, खुली है. अगर हाँ चाहिए तो मैं क्लिक करूँगा तो मेरी नैरो ऑडियंस में आ जाएगा. अब तो 10 सेकंड वाली नॉन स्किपेबल ऐड चला उस पर कि ज्वेलरी मैन्युफैक्चर को मैं ये 5 चीज़ दे रहा हूँ जो मार्केट में कोई नहीं दे रहा, तो तूने जबरदस्ती तेरे को देखनी पड़ेगी मेरी 5 चीज़ पे. अब जिसने वो भी देख ली तो लिंक पे क्लिक कर दें, बस. आपको छोटा सा फनल बनाना है अपना. पहला फनल आपका ब्रॉड है, दूसरा फनल आपका वो है जिन्होंने इंटरेक्ट किया है, मतलब या तो हमारे ऐड पे मतलब वो करा है. मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि जैसे आपका पहला चला हुआ क्या लुकिंग फॉर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर, कोई कहता है नहीं करेगा, उसके पहले यस है तो पूरी वीडियो देख ली. फिर अब पूरी वीडियो देख ली तो अब नेक्स्ट जो 10 सेकंड का आपका बम्पर ऐड है, या तो आप उसमें 5 यूएसपी दिखा दो या उसमें आप अपना सेकेंडरी ऑफर दिखा दो, क्योंकि आपको तो पता है इससे मैंने पूरी वीडियो देख ली. जो मेरी 2 मिनट की, 3 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो थी, उसने वो स्किप नहीं करी, उसने पूरी देखी. अब देख लिया लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं लिया, ना मेरी वेबसाइट पर आया, ना उसने मेरे को लीड दी, कुछ नहीं करा. अब मैं उसको 10 सेकंड की बम्पर ऐड दिखा दूंगा ताकि वो एक्शन कि भाई अब तू ये सेकेंडरी ऑफर दे, इसको तू मिस ही नहीं कर सकता.
अब उसमें वो एक्शन लेगा। अगर उस पर भी एक्शन लेगा तो तुम्हें अपना एक्शन चेंज करना है। जो तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो लोगों को अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, या जिस तरीके से दिखा रहे हो वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। दो ही मेथड है, या तुम्हारी यूएसपी अच्छी नहीं है, या जिस तरीके से तुम यूएसपी दिखा रहे हो वो तरीका अच्छा नहीं है। उसको दो तरीकों में रखो, बाकी तो अंदर टेक्निकलिटी में जितना मर्जी जाओ उसका कोई फर्क नहीं है। सीक्वेंस ऐड आप तब बना सकते हो जब आपको लगता है कि मुझे अपनी पोजिशनिंग बनानी है किसी पर्टिकुलर कंटेंट को लेकर, लेकिन ज़्यादातर लोग पोजिशनिंग में फोकस नहीं कर रहे। सब लोग सिर्फ इंस्टेंट इसी व्यू में ही मेरे को धंधा आ जाए, इसी व्यू में मेरे को धंधा आ जाए, लोग इस पर काम कर रहे हैं, जो कि मतलब मेरे को तो आइडियल नहीं है। आइडियल नहीं है। कोई तुम्हारे एक ही कंटेंट को देखे तुम्हें पैसे दे दे, लोग आज में इतने दम थोड़ा हो गया, लोगों की और अवेयर हो रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं वो सीक्वेंस में पहले कंटेंट दिखाना पड़ेगा। पहले आप इन्फॉर्मेशन कंटेंट देख लो, फिर एजुकेशनल कंटेंट देख लो। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो आपको बताता है कि अच्छा यार इसको तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मुझे नहीं पता थी। फिर एजुकेशनल कंटेंट, भाई इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए, उससे थोड़ा सा ट्रस्ट और बिल्ड होता है। फिर अगर फिर भी तुम नहीं कर पा रहा तो मेरे से बात कर। और फिर भी तुम मेरे से बात नहीं करना चाहता तो फिर मेरे कस्टमर के टेस्टिमोनियल देख कि लोगों को कितना इम्पैक्ट आया जिन्होंने मेरे थ्रू काम करा है। बस और कोई क्वेश्चन वीडियो मार्केटिंग में? कोई क्वेश्चन? ये नहीं है इसलिए क्वेश्चंस। नहीं, लेकिन माइंड में तो होना चाहिए ना। आप वीडियो से बनाए दे, हाँ। एफा की वीडियो बना दे और दूसरे कस्टमर की वीडियो बना दे। अभी अनु ने उनकी बनाई थी जो HR वाली कंपनी थी, उनकी वीडियो बनाई। तो आपको ये सेंस तो समझ में आनी चाहिए ना, हाँ। क्योंकि सेंस ही समझ में नहीं आएगी आप वीडियो क्या बनाओगे। हाँ मतलब अभी तो हम बेसिक ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि बायर कौन कौन होंगे और उनका कंसर्न क्या क्या होगा। बिल्कुल। तो तुम्हारे की टेक अवेज क्या है? है सर, ये जो अभी तक आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग समझी है, इसमें की टेक अवेज क्या है? तो सोशल मीडिया के बारे में समझा कि क्या उसमें कैसे काम करता है, क्या क्या बेसिक पॉइंट हो सकते हैं उसको काम करने के, स्ट्रेटजी SEO के लिए आप बताएगा, स्ट्रेटजी बताएगा, सर मेरे पॉइंट होते हैं किस लिए एडिट बनती है हमारी, मैंने जो ऑब्जेक्टिव क्या है वेबसाइट बनाने का, आपने एड से बारे में बताया हुआ बहुत। और ऑडियंस को समझना कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरह समझना है, रिसर्च करना है। और बेसिकली इन शॉर्ट किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं हम अपने किसी कस्टमर के लिए, एम्प्लॉयर के लिए, यूजिंग वेरियस टेक्निक्स, वेरियस मार्केटिंग। नटशेल में अगर आपको मार्केटिंग समझनी है तो सिर्फ मेरा प्रोडक्ट बायर के किस लाइफ के किस एस्पेक्ट को फिल्टर करता है, उस कंटेंट को मैं कैसे पहुंचाऊं, है ना। हर पर्सन कुछ भी ट्राई करता है या बाय करना चाहता है, तो कुछ ना कुछ मीनिंग आइडेंटिफाई करना चाहता है। मान लो मैंने ये मैकबुक लिया है या ये फ़ोन लिया है, क्या है, कैसे यूजफुल है, आपने क्या मोटिव। मान लो मैं स्टेटस वाली गेम में जाता हूँ, तो क्या मेरी ये वहाँ पे कोई नीड पूरी करेगा? वहाँ पे मैं इस फ़ोन को छुपाता रहूँगा, ये जना दिखे कहीं। जहाँ स्टेटस की कोई गेम नहीं है वहाँ मैं इसको चौड़े में लेके चलूँगा। तो हर रीज़न है, मतलब हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। आप 2 रुपये का पेन लेते हो या 25,000 का ऐसा पेन लेते हो जो, या गोल्ड वाला पेन ले लेते हो, हर चीज़ का रीज़न है। और वो रीज़न क्या होते हैं? जब आप वो सोचना शुरू करोगे तो आप मीनिंगफुल ऐड बना पाओगे, और जब आप मीनिंगफुल ऐड के बारे में सोच पाओगे तो आपको मीनिंगफुल ऑडियंस भी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ऐड का गेम तो उल्टा चल रहा है ना, ऐड है फिर ऑडियंस है। ऐड से हमारा मतलब है मैं परसेप्शन समझ रहा हूँ, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव है कि मेरी ऑडियंस को ये चीज़ें चाहिए होगी, ये ऐड है मेरी।
और अब वो मेरा परसेप्शन है, मेरा पर्सपेक्टिव है कि मेरे ऑडियंस पे ये 5 चीज़ चाहिए होगी। अब वो चाहिए नहीं चाहिए वो मुझे कब पता चलेगा, जब मैं ये एड लाइन हो जाएगा। लेकिन आपको पहले कैसे पता चलेगा कि क्या होना चाहिए? उसके लिए आपको रिसर्च करोगे, मेहनत करोगे, कस्टमर से क्वेश्चन पूछोगे, समझोगे। जब तो आपने वही नहीं समझा तो फिर आप ऐड क्या बनाओगे? तो आपको कस्टमर से वो जो टाइम स्पेंड करना है, बातचीत करनी है, इंटरेक्शन करना है, उसके बाइंग ऑडियंस को समझना है। जब तक आप वो नहीं समझोगे तो आप उसका जो ऐड है उसके साथ कभी जस्टिस नहीं कर पाओगे। वो हमेशा ही बस चल रही होगी, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा। ठीक है जी, और क्या डील कर रहे हैं? क्वेश्चन? चलो, ये है, कॉल करना पड़ेगा। ये तो ऑनलाइन ऑर्डर दिया, लोग लेके आए, कॉल है उसको कर दो बंद।